तिजारत तक, ने सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देखती आंखों सुनते कानों को समीना का सलाम। खुशियों के रंग समीना के संग। जैसे कि आपको पता है, खूबसूरत प्रोग्राम हम आपसे लेकर आते हैं तकरार, और आप देखते हैं अपने चैनल आवाज एंटरटेनमेंट में। देखते हैं हमेशा की तरह कहते हैं मिलाइए अपनी आवाज हमारी आवाज के साथ। हम पहुंचाएंगे आपकी आवाज बहुत सारे लोगों तक। यही मकसद है इस चैनल का और यही मकसद है इस प्रोग्राम का, और अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की आवाजें दूर दूर तक जा भी रही हैं। इस प्रोग्राम में आने से पहले हमेशा की तरह कहते हैं कि जरूर आइए इसके अंदर, मगर लफ्जों का चुनाव बहुत अच्छे से अदा कीजिए। ऐसे लफ्ज बोलिए जिससे किसी की दिल आजारी ना हो, इसका खास ख्याल रखिए। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है और प्रोग्राम भी आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। ये शो बनाया ही असल में आप लोगों के लिए, आप लोगों की आवाजें दूर दूर तक पहुंचाने के लिए ये शो बनाया गया है, ताकि आप लोग इस शो में शामिल हों और अपने ओपिनियन दें, अपनी राय दें। जो अपने मुल्क से बहुत प्यार और मोहब्बत करते हैं, चाहे किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, पर अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत करते हैं, जिनको अपने मुल्क से बहुत मोहब्बत है, जिनको अपने मुल्क से बहुत लगाव है, तो जरूर इस प्रोग्राम में शामिल हुआ करें और अपनी राय जरूर शामिल किया करें, ताकि आपकी आवाज हम दूर दूर तक पहुंचा सकें। आजकल आपने देखा कि मुल्क की सियासत में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। मेन चीज ये कि आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इलेक्शन की बात करें, सिंध में बल्दियाती इलेक्शन में धांधली का तस्वुर किया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। एमक्यूएम बहुत नाराज होगी, सारी इत्तेहादियों में आपस में फूट पड़ चुकी है, इस पर भी बात करेंगे। और शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के वजीर आजम बने हैं, तो वो मुल्क में आवाम के साथ जो कुछ हो रहा है, तो क्या उस पर तवज्जो नहीं दी जा रही, कुछ भी गौर नहीं किया जा रहा। आज अवाम की बेतहाशा चीखें निकली पड़ी हैं। क्या शहबाज शरीफ को अपनी कामयाबी ज्यादा अजीज थी, मगर अवाम की हर चीज अवाम के लिए, तो जो हर चीज खरीदना है, छोटी छोटी चीजों के लिए अवाम तरस रही है। एक अवाम के ऊपर तो एक तूफान बर्पा किया है महंगाई पे। इस पे बात करेंगे। मेरे साथ एक पहले कॉलर, उनको एयर करते हैं। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है? थोड़ी सी रोशनी इलेक्शन पे डालेंगे, थोड़ी सी रोशनी महंगाई पे डालेंगे। और फजलुर रहमान साहब ने जो कहा, आपने देखा, फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जरदारी को निकालो और मुल्क बचा लो। वही थे कि सारी जो पार्टियां एक साथ हुई थी, आज इन सारी पार्टियों में 11 जमातों में फूट पड़ चुकी है। तो आप बताइए कि मुल्क का क्या हाल होगा, मुल्क को कौन संभालेगा? जी जनाब, जी बोलिए। देखिए, पहले पहले हम बात करते हैं बल्दियाती इलेक्शन जो अंदरूनी सिंध के अंदर हुए, इसको कह सकते हैं खूनी इलेक्शन बल्दियाती। जी बैलेट बॉक्स, बिल्कुल आपने सही कहा कि खूनी इलेक्शन हुए, सर फाड़ दिए गए, लोगों के खून निकाल दिया गया। ये इलेक्शन, ये इलेक्शन जी सवाल ही नहीं पैदा होता, नहीं हो सकते। आप देखें, ये तो सिर्फ बल्दियात के थे ना, और सिंध के अंदर थे, ठीक है। अब पानी में से जो छोटी नहर थी या झील थी, उसमें से बैलेट बहुत भरे हुए निकल रहे हैं, फिर पुलिस के सामने वो ठप्पे लगा रहे हैं। तो ये तो बेकार है, ये तो बिल्कुल जाली है। इस वक्त अंदरूनी सिंध के जिसम जो हुए, इसमें टाइम लोग कहते हैं कि आप सोचें कि ये लोग तो हमेशा से इसी तरह करते आए हैं, चोरियां करके, वोट चोरी करके। मरा हुआ बंदा है, उसका वोट लग गया, जो किसी इलाके में वोट नहीं है उसका वोट लगा दिया। तो इन्होंने तो शुरू से इसी तरह वोट हासिल किए हैं। इसमें शुरू से ऐसी दी है इन्होंने, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। और आप उठा दें, अगर हिस्ट्री भी उठा दें, तो देख लें कहीं पिछले दिहाइयों की भी है। ये पीपल्स पार्टी का तो ये तो गेम है, ये तो चले छोड़े ना बल्दियाती। अब क्या हो रहा है कि इत्तेहादियों में एमक्यूएम नाराज हो रही है कि भाई 2 महीने हो गए, कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। जो हमसे मुआहदे किए गए थे, हमने पीटीआई को छोड़ा, हम आपको भी छोड़ सकते हैं। वसीम अख्तर ने साफ कहा है। तो आप ये देखेंगे, वसीम अख्तर ने साफ कहा है कि हम आपको भी छोड़ सकते हैं। तो यानी कि आप देखें ना कि हुकूमत किस पे आई है। ये वाली जो हुकूमत आई थी, ये एमक्यूएम ने छोड़ा था तो हुकूमत आ गई।
और वो हुकूमत चली गई, तो क्या मतलब है कि अगर ये हट जाएगी, एमक्यूएम हट जाएगी, तो क्या ये वाली हुकूमत भी चली जाएगी? ये भी जाएगी, वो बाप पार्टी, और उसने जी। क्या दिया ना आपको, असलम भूटानी और दूसरा खालिद मक्सी ने खास फ्लोर पे कहा, फ्लोर पे ये कहा कि भाई आप सिर्फ अगर आपको यही 2 वोटों पे आपकी हुकूमत खड़ी है, अगर हम हट गए तो आपकी गई हुकूमत। अब जब तक आपको गर्दन से सरिया आप नहीं निकालेंगे, तो हमें तो पीटीआई के दौर में बहुत मिलते थे, फंड मिलते थे तरक्की। पीटीआई के दौरान में फंड बहुत मिलते थे। मोहब्बत ने क्या खोली छोड़ी, वो तो साफ बता रहे हैं कि हमें, वो तो साफ बता रहे हैं कि हमें कॉल आई थी, हम कॉल का इंतजार कर रहे थे, कॉल नहीं, जिस तरफ का मुड़ जाओ मुड़ गए हम तो। ठीक है, तो वो ये देखें, आप शिकायत है कि सांझे की हांडी, हमने सब कॉलर की भी जो बात करते हैं, एक तरीके की तरबियत देते हैं, जो भी कहते हैं, बहरहाल वो उनकी अपनी राय होती है। ये सांझे की हांडी बीच चौराहे पे फूटने का डर हो रहा है। उधर पंजाब के अपना हाईकोर्ट ने भी ये दे दिया फैसला कि वो जो माइनॉरिटी की जो सीटें हैं उसको भी आप वो करें जो आपने दी हुई है, प्लस 25 अराकीन जो थे उनके भी नहीं कंसीडर किया जाएगा। तो इस वक्त की खड़ी थी हुकूमत 172 पे, और अगर वो 5 भी अगर माइनॉरिटी की इस पे पीटीआई की हो जाए हैं, तो फिर ये तो अदम एतमाद इनको लेना पड़ेगा हमजा को ज़मीनी इंतखाबात से ही पहले। अब आप ये देखें कि अगर हमजा शहबाज शरीफ हारते हैं ज़िमनी इलेक्शन में, तो फिर तो वो अब उससे हट जाएंगे मुल्क से, उससे अब तो वज़ीर आला तो फिर इनका वज़ीर आला तो फिर इनका पीटीआई का बन जाएगा। अब अंदाजा लगा लें, तो इमरान खान ने भी एक बोल दिया सब लोगों से कि लिख लो, यूथ से आवाज लगाइए, यूथ से कि लिख लो, अपने लिए इंसाफ मांगो, अगर चाहते हो कि तुम्हारे साथ कुछ। आज बैरिस्टर अली जफर ने बताया ना कि अब बिल्कुल क्लियर है, उन्होंने उनको इलेक्शन कमीशन को भी ऑर्डर्स कर दिए कि माइनॉरिटी की जो सीटें हैं, चाहे मेल और फीमेल की जो भी है, वो इनके जिनकी हैं, या अगर पीटीआई की उसमें जा रही हैं तो पीटीआई वालों की हैं वो सीटें। और दूसरा ये कि बाकी जो माइनस करें वो जो तमाम जो, तो फिर आपको लग रहा है कि हमजा शहबाज जो है वो तो का जो है ना, अब जो डोलता हुआ नजर आ रही है इनकी हुकूमत, क्योंकि अब सारे फैसले, अब कल भी डिबेट होनी है, कल भी जो इस पे बात होगी, तो बातचीत चल रही है, सारा कुछ है। तो अगर ये चीज होती है तो आदम एतमाद का वोट ये लेने में नाकाम हो जाएंगे हमजा, और फिर इनकी हुकूमत जाएगी, ज़िमनी इंतखाबात से ही पहले चली जाएगी, ज़िमनी इलेक्शन से पहले ही चली जाएगी। आप ये कहना चाहते हैं? आपको तो 195 मिले थे या 191 कुछ नंबर ऐसे थे, लेकिन क्योंकि अब वो 25 के उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ही फैसला दे दिया, तो अब आप आइन के हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर है कि आपके नंबर ही नहीं है, तो आप हुकूमत में खड़े नहीं रह सकते, आपको अदम एतमाद लेना पड़ेगा, और लेने के लिए ये लोग जमा कराएंगे। तो ये सारी चीजें जो है ना इस वक्त, अच्छा देखें, एक और चीज ये भी है ना, अब सूबाई में अलग वो चल रहा है, वफाक में अलग चल रहे हैं, मसले मसाइल चल रहे हैं। अब शहबाज शरीफ ने कह दिया, कड़ी उनकी जो टर्म्स और कंडीशन है IMF की पे, हमें अब जुलाई में फिर और बिजली महंगी होगी और टैक्सेस की चांसेस हैं लगने के। दूसरा ये कि अभी तक अगर बजट को पास करा लिया है असेंबली के अंदर, तो उसमें भी आपस में वो चल रहे हैं, वो लोग नाराज हैं। तो अरकान जितने भी हैं वो इसी उस पे ही हैं कि भाई अगर हमें आपसे कोई वो फंड वगैरह या जो हमारे इलाकों के लिए या जो भी आपने हमसे प्रोमिसेस किए थे ना, उससे अगर आप नहीं है तो फिर हम अलग कर सकते हैं, हम किसी भी टाइम हट जाएंगे। तो ये सारी ये इस वक्त हुकूमत डगमगा रही है, वफाक की भी और पंजाब गवर्नमेंट भी। तो इस वक्त काफी मामला गड़बड़ चल रहे हैं, यानी कुछ नहीं कर रहे हैं जी। बाकी देखिए, अगर आपको कुछ करना है तो आवाम को रिलीफ मिलेगा तो आप कुछ ले पाएंगे। इसी तरीके से इमरान इस्माइल और इनकी जो बात हो रही थी एक प्रोग्राम के अंदर, तो वसीम अख्तर की, तो उन्होंने भी ये कहा था भी हमने भी इन्होंने नहीं मांगे थे, बल्कि हमने ऑफर की थी कि भाई आप गवर्नरशिप भी ले लें, आप मिनिस्ट्री शिपिंग की लेना चाहते हैं तो वो भी हम आपको दे देंगे, लेकिन क्योंकि वो नहीं हुआ उस मामले पे, तो वो हुकूमत से हटना पड़ा। लेकिन तो वो तो कह रहे हैं कि अगर हमें सड़कों पे निकलना पड़ेगा तो हम हैदराबाद की सड़कों पे निकलेंगे, अगर इन्होंने हमारी बात नहीं मानी तो। जी, तो यही चीज देखिए ना, इमरान खान के उसमें थे ये लोग, यही तो कहते थे तो नहीं निकल देते थे। अब जब इनकी हुकूमत से निकल, अब आप देखेंगे पहले जब पीटीआई की हुकूमत में थे तो बोलते थे कि पीटीआई कोई काम नहीं कर रही है, आके हमेशा चैनल पे यही बोलते थे मिसिंग पर्सन को पीटीआई ने ढूंढना था, ये वादा हमसे किया था, वो नहीं काम कर सके, बहुत सारे काम नहीं कर सके। अब ये इस हुकूमत में आए हैं तो अब इनको याद आ रहा है कि पीटीआई बहुत अच्छा काम कर रही थी और अब ये बात कर रहे हैं। तो अब आप सोचेंगे क्या हुकूमत जो है सिर्फ इन्हीं की दहाने पे खड़ी हुई है? अगर अभी ये निकलते हैं तो हुकूमत गई।
ये एक जिसे कहना चाहिए ना, अगर आपको अहमदाबाद में अगेंस्ट वोट देना था पीटीआई के, तो इनको इससे पहले काफी लंबी इनके साथ मीटिंग करनी चाहिए थी, डिबेट होनी चाहिए थी। आपने भाई देखो, आप अहमदाबाद है और हम आपके साथ इतने साल रहे था, हमने कोशिश की आपकी हुकूमत को चलाते रहने का। अब हमें शिकायत हमारी है तो फिर आवाम को भी रिलीफ नहीं मिल रहा जिन हलकों से हम खड़े हुए हैं, तो फिर बात बनती ना। अभी आप बल्कि एक मौलाना पीडीएम बनी, उसमें उसके बाद मौलाना थे तो आपने देखा ना कैसे नारा लगा रहे हैं कि मौलाना तो जरदारी को कहेंगे, जरदारी को निकालो मुल्क बचाओ। आज मौलाना जरदारी को कह रहे हैं जरदारी को निकालो मुल्क बचाओ, पहले तो जरदारी के साथ खड़ा होकर बात कर रहा था। उसकी बात में कोई वो तो है ही नहीं ना। आप देखें, जहाँ जिसका दिल चाहता है वो घूम जाता है जी। इसका इंटरेस्ट यही था ना कि असेंबली में तो नहीं था, इसने कुछ ना कुछ तो साथ इल्जाम लगा रहे हैं कि भाई इन्होंने सारी जिंदगी पर्चों पे ही है ना, कहते हैं हुकूमतें की हैं, पर्चे ही देके और रिश्वतें ही देके वोट खरीदे गए हैं। तो अभी भी ये पार्टियां यही करना चाह रही हैं, जिसका तरह से देखे ना खून रेजी कितनी हो रही है, कितने हंगामे हो रहे हैं, कितने सर फाड़े जा रहे हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है। जनाब, बल्दियाती निजाम जो सुप्रीम कोर्ट ने भी जब फैसला दे दिया है, उसके बाद भी वो कहते हैं कि हमारी लीगल टीम भी काम कर रही है, पीपल पार्टी वाले, कि हल्का बंदी की जाए, ये की जाए। वो सब कुछ नहीं है, झूठ पे मबनी है, वो हो गई नहीं। वो ये चाहते हैं कि अभी हमारा एडमिनिस्ट्रेटर लगे, हमें नवाब शाह, मीर बुखार, सखर, ये सारे मामला हमें जम चलाएंगे, तो ये वो तो देंगे नहीं कभी भी। देखें एसी, डीसी और ये कमिश्नर और ये सब, वो देखें बहुत वाले तौर पर रिश्वत चलती है ना उनकी। तो इन अंदरून सिंध में कैसे वो दे देंगे? अंदरून सिंध में तो देते ही नहीं। तो सब करप्शन से भरा हुआ ये पता ऐसा माशरा हो रहा है कि ये कुछ हुकूमत तो है ही नहीं। मैंने कहा था, एक पहले भी कह चुका हूँ, 2 वजीर आजम है, 2 वजीर आला है, 2 वजीर आजम है, 2 वजीर आला है, 2 सब, तो फिर हुकूमतें कैसे चलेंगी? आप बताएं जरा सा। देखिए, अगर आप सही जमहूरी निजाम को चलाना चाहते हैं, जो पार्लिमानी सिस्टम है, जो भी है, अगर ये चलता है, कामयाब होता है, तो आप क्यों नहीं अपने आप को फील फ्री इलेक्शन का एक अनाउंस कर देते हैं कि भाई हम ऐलान करते हैं, इलेक्शन करा लें, जो भी आता है वो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो लेकिन अब वो हो ही नहीं रहा ना तो इनसे काम हो रहा है। IMF के पीछे ही अभी तक फंसे हुए हैं, किस तरीके से उनको कहा जाए। हर एक से मांग लिए पैसे, चाइना उससे भी नहीं है, सऊदी अरब, UAE से, ये वो सब देख रहे हैं ना कि स्टेबिलिटी है नहीं आपकी मुल्क के अंदर। आप आके हमसे कर्जे भी मांग रहे हैं कि आपसे किस तरह सपोर्ट करें जी। चाइना ऑलवेज देयर, राइट, लेकिन वो चाइना में भी हाथ पीछे हटाया हुआ है। तो भाई ये तो कभी कोई आ रहा होता है हमारे पास, कभी कोई आ रहा था। 6-6 महीने बाद इनकी हुकूमतें चल रही है, तो कहाँ से होगा? अब IMF ने भी देख लिया ना कितने 3 साल में क्या हुआ, उससे 10 साल पहले क्या हुआ, तमाम टेन्योर उसने वो देख लिया। उसके बाद उसने कहा भाई ये तो इनके ऊपर तो कंडीशन ज्यादा लगाओ ताकि ये पैसा वापस करने की पोजीशन में हो। तो वो क्या होगा, वो आवाम पे बोझ पड़ेगा, टैक्सेस के होगा। अभी जुलाई में साफ कह रहे हैं बिजली के फिर बढ़ाई जाएगी, वो बता रहे हैं कि बिजली और लोड शेडिंग तो देखें कितनी हो रही है। आज तो आपने देखा कितना हंगामा हुआ है पाकिस्तान के अंदर, लोग घरों से बाहर निकल आए, नारे लगा रहे थे बुरी तरह। लोड शेडिंग बढ़ेगी, अरे भाई जब बढ़ेगी तो फिर आपको, और महंगाई भी कह रहे हैं कि ज्यादा होगी, ये बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अब आप ये देखें, अंदाजा लगाएं किस मायदे पे ये लोग साइन करेंगे, किस मायदे पे ये लोग कर्जे लेंगे, मुल्क को बचाने के लिए लेंगे या मुल्क को तबाह करने और बर्बाद करने के लिए लेंगे? सवाल ये पैदा होता है, जो इनकी राय है। अब आपने देखा मुफ्ती इस्माइल साहब ने कोई काम नहीं किया, उनको हटाया जा रहा है, वापिस बुलाया जा रहा है, साग डार साहब को बुलाया जा रहा है, वो 1 जुलाई तक, जुलाई पे पहुंच जाएंगे, फर्स्ट वीक के अंदर। उनको बुलाने से क्या हो जाएगा? उनको बुलाने से क्या होगा, सवाल यही पैदा होता है। बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि जो खजाने में कुछ है ही नहीं, तो वो आके साग डार क्या करेंगे? इसमें आपको अपनी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी बहुत स्ट्रांगली, जो अवाम के मुफाद में हो। ये नहीं है आपको, मैंने आपसे कहा ना कि जब आपको अगर हुकूमत 1-1.5 साल में तो आप नहीं संभाल सकते, वो तो संभल ही नहीं सकती। आप महंगाई को तो भूल जाएं कि वो कम होगी आने वाले, जैसे उन्होंने साफ कह रहे हैं, आप देखिए ना प्रोग्राम उठाए सारे जितने तजदिया वो कर रहे हैं। ये वजीर आजम जो है ये साफ कह रहा है कि भाई लोड शेडिंग तो बढ़ेगी। बिल्कुल नहीं, आप सही कह रहे हैं, सारे चैनल पे यही चल रहा है कि लोड शेडिंग तो बढ़ेगी और महंगाई भी बहुत ज्यादा होगी, करनी पड़ेगी हमें महंगाई। अंदाजा लगा लें तो फिर किस तरह ये हुकूमत चलाएंगे, किस तरह करेंगे? इलेक्शन में धांधली हो रही है, साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं करा रहे जी।
अपने घर से शुरू करें, आप अपने खर्चों को रिड्यूस करें, आपके जो स्टाफ हैं वो उन पे जो तो आपको लग रहा है हमजा शहबाज साहब जो है ना पंजाब की वज़रात खो बैठेंगे? नहीं, कल और जो है ना एक कोर्ट में आर्गुमेंट होने, अली जफर बैरिस्टर जो है उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल क्लियर है मामला, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन और होने कल आर्गुमेंट और होंगे और उस बारे में बातचीत होगी ताकि वो क्लियर हो जाएगा और साफ होने के बाद वो फिर डगमगा लगा रहे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इनकी हुकूमत जाती भी लग रही है हमजा शहबाज की ज़िमनी इलेक्शन से ही पहले, लेकिन ये नेवर नो के क्या चक्कर चला लेंगे लोग। हालांकि मान इसका भी नहीं रहे, पंजाब हाई कोर्ट का नहीं मानना, अब आगे की जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे इसको चैलेंज करने के लिए, तो इसी चक्कर में 3-4 महीने ऐसी निकाल लेंगे। काम कुछ भी नहीं हो रहा, काम देखें, काम कुछ हो तो बात है। आप असेंबली के फ्लोर पे आपके जो इत्तेहादी साहब बोल रहे हैं हम तो पीटीआई में अच्छे थे, तो फिर इसका मतलब यही तो सवाल यही तो पैदा होता है कि आप इत्तेहादी कह रहे हैं कि हम पीटीआई में अच्छे थे। पहले इत्तेहादियों को बड़ी शिकायत थी पीटीआई से कि पीटीआई की हुकूमत ये काम नहीं कर रही, पीटीआई की हुकूमत कुछ नहीं कर रही है। आज ये भी बैठे हुए हुकूमत में जो गए ये भी अब पीटीआई की तारीफें कर रहे हैं। हम सब यही कह रहे हैं कि सिर्फ ख्वाजा आसिफ हैं जो बाद में बैठ के असेंबली में पीटीआई की बुराई कर रहे थे, हुकूमत की बुराई कर रहे थे, साबका हुकूमत की, मौजूदा हुकूमत की तारीफ है। जी हसन बुदानी ने साफ कहा ना भाई आप हमारा मैसेज भेजें उनको दे दें मैसेज, सामने हसन इकबाल को कहा। फवाद चौधरी ने तो कहा कि शायद ये मेंटली तौर पे सही नहीं है आसिफ जो है, आसिफ ख्वाजा आसिफ, इनको इलाज कराने की जरूरत है। बस यही तो मैं कह रहा हूँ कि वो खुद भी चाहते हैं, देखिए इतने काम अगर आएंगे तो हम वादे तौर पे जीत के आएंगे और ये भाई ये सारे हमारे इस वक्त हमारे इश्यूज नहीं है। हमारे इश्यूज जो हैं वो महंगाई पे बात करनी है, आपको किस तरह रिलीफ मिले, आपने क्या बनाई, यानी आने वाले जो भी रह गए हैं दिनों के लिए क्या आपने किस एजेंडे के तहत आप आए थे, कोई पॉलिसीज बनाई है आपने? कुछ नहीं है, वो बस ऐसे जैसे चल रहा है, सुबह हुई शाम हुई ऑफिस खुले, ऑफिस में ताला लगा बंद, ऑफिस खुले ऑफिस में ताला लगा बंद हो गया ऑफिस, ये काम है। आप ये कहना चाह रहे हैं? बिल्कुल। देखिए टाइम पे जाते हैं, घर आए, तनख्वाह मिली, बस चलो। अरे भाई जो आपकी जो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उसको आप देखें। एक सेकंड के लिए साथ रहें जी। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी वालेकुम सलाम जी। रवीना, मैं बस ये बहुत अच्छा शो चल रहा है। मैं अभी यही कहना चाहती हूँ कि यार आवाम के मसले मसाइल है उससे तो ना उस पर ना अपोजिशन की नजर सानी है ना ही हुकूमत की नजर सानी है, क्योंकि कराची जैसे शहर में आप ये यकीन कर रहे हैं कि इतने बड़े इलाके में जो है वो पानी की लाइन पता नहीं फट गई है या जब से ये जानवर वगैरह आते हैं, ये मंडी लगती है तो उनको तोड़ के दिया जा रहा है। टैंकर माफिया जो है वो टैंकर माफिया ने ये चांदी मचाई हुई कि अब लाइनें वहाँ पर टूटी हुई है और 14-14 घंटे लोगों के पास लाइट नहीं आ रही थी, अब पानी भी नहीं आ रहा है, पानी भी नहीं आ रहा, लाइट भी नहीं आ रही, लोड शेडिंग भी हो रही है। लोग किस तरह खाएं और किस तरह जिए, जरा जीने का सिलसिला बता दिया जाए जी। ना पेट भरा है ना दिल भरा है, वो अभी भी इसी बात पे तैयार है कि अब नेक्स्ट जो है वो कौन आएगा और कौन आवाम का ज्यादा खून पिएगा। आवाम को भी कुछ होश के नाखून लेने चाहिए और हुक्मरानों को भी देखना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। भाई अगर आप समझते हैं कि पुराने माहिदों के तहत ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं और आवाम जो शदीद इस वजह से परेशान है, तो उनको लेके आना चाहिए कि IMF से ये सारे मुआहदे किए गए थे और इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, तो ये भी लाने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो किस पर भरोसा करे आवाम। और बाकी अगर जो थोड़ा बहुत अमन अमान है तो उसको अब अपोजिशन कहती है कि वो अब एहतजाज के लिए वो भी बाहर निकलेगी, तो ये मुल्क का क्या होगा? आधे लोग एहतजाज करेंगे, आधे लोग जो है वो बेस बनकर बैठे रहेंगे, वो सोएंगे नहीं, तो आवाम जो है वो दोनों हालत में दोनों सिचुएशन में फंसी हुई है। और सियासत बिल्कुल दुरुस्त टॉपिक है ये कि अब अगर सब में एक हो गया था तो अब वो ही चाहते हैं रज़ाई साहब के। अब आप ये देखिए सब में एक हो गया था, मगर अब सारे के सारे पीटीआई को याद कर रहे हैं, आपस में लड़ाइयां झगड़े शुरू हो गए। पूरी पीटीआई मैं तीनों जमातों को बोलूंगी, चाहे पीटीआई हो, चाहे ये शहबाज शरीफ वाली जमात हो, चाहे ये पीपल्स पार्टी हो, इन लोगों ने क्या तमाशा लगाया है यार, आवाम को क्या बेवकूफ समझा हुआ है। आवाम तो जो है वो हर चीज के लिए तो यानी कि अभी जो है ना ये जो अभी जी इक़्तिदार हासिल करने के लिए जब इक़्तिदार के मकसद पे बैठते हैं, सारा कुछ जो भी हुकूमत बनाता है वो कहता है महंगाई तो पूरी दुनिया में होती है, बिल तो सारे लोगों को देने पड़ते हैं। जैसे हुकूमत से नीचे उतरता है फिर वो कहता है कि नहीं भाई अब तो बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है, अब तो हम भूखे मर रहे हैं। अवाम पहले भी भूखे मर रहे थे और अब और भूखे मर रहे हैं। अजीब मुसीबत में फंसी है अवाम की जान, और कौन निकालेगा इस बहरान से? जो लोग भी पाकिस्तान को चलाने वाली एस्टेब्लिशमेंट है, अब तो खुल के सामने आ रही हैं ये बातें कि किस तरीके से उन्होंने क्या क्या काम किए, किस तरीके से वो लोगों को, हुकूमतों को
बनाते हैं और हुकूमतों को फिर गिरा देते हैं, अपनी मर्जी की हुकूमतों को। ये उनकी बात कर रही हूँ जो करते हैं सब कुछ। जो बेचारे सिपाही शहीद हो रहे होते हैं उनकी बात नहीं कर रही मैं, वो तो खुद हुक्म के गुलाम ही होते हैं ना। उनको तो जो ऑर्डर किया जाता है वो उसके ऊपर चल रहे होते हैं और उसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो एस्टेब्लिशमेंट पहले भी यही करती थी, पहले भी जी 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 कारनामे थे। जी, तो कारनामे एस्टेब्लिशमेंट के पहले भी यही थे। तो अब ये लगता है कि एमक्यूएम के ऊपर भी झूठे इल्जामात की बारिश की थी इन्होंने, क्योंकि ये उस वक्त चाहते थे कि ये पीटीआई को जितवाएं कराची से और पीटीआई को एक नई जमात के तौर पर मुतारिफ कराएं। चले अगर पीटीआई आ गई, इख्तिदार में भी आ गए इमरान खान साहब, अब वो कहते हैं कि भाई वो कहते हैं कि साजिश हुई मेरे खिलाफ, और ये कहते हैं कि कोई साजिश नहीं हुई, मदाखलत हुई उनके खिलाफ। तो भाई जो सच है वो आवाम के सामने लेकर आना चाहिए कि आखिर क्या हुआ था और किस वजह से आपने हुकूमत को हटाया या गिराया या जो भी किया। और उसके बाद अब जो नई हुकूमत बन रही है तो ये तो वाकई में एक अजीब सी बात है। अगर सियासी मुकदमात भी थे तो किसी के ऊपर मुकदमा हो और वो जो है वो परमानेंटली अगर कुर्सी संभालता है तो ये मेरी समझ से भी बालातर है बात। क्योंकि मुकदमे का मतलब क्या है, अगर मेरे और आपके ऊपर कोई केस होगा तो क्या हमको जो है वो कोई सीट सौंप दी जाएगी? एक नॉर्मल ऑफिस में जॉब भी नहीं मिलेगी आपके ऊपर अगर आपके ऊपर कोई। मगर आपने देखा पाकिस्तान में लोगों के पास इतने केसेस है मगर उनको तो सीटें मिली हैं। समाला आप देखें साहबदार को वापस बुलाया जा रहा है उसको। जी, जिन लोगों के ऊपर भी मुकदमात बन रहे हैं या बने हुए उन सबको चाहिए कि अदालतों का सामना करें, अपने आप को प्रूव करें, और जब वो बेकसूर साबित हो जाते हैं तो फिर भले से इलेक्शन में ले हिस्सा और फिर इलेक्शन में मुंतखब होकर आकर अगर अवाम की खिदमत करना है इन लोगों को तो आके करें। लेकिन आप देखिए सियासतदान कोई भी हो वो 2% भी अपनी जो भी उनके पास आसाइशें उन्होंने जमा करके रखी हैं उनकी दौलत, अपनी दौलत का 2% भी अपने मुल्क पे लगाने के लिए कोई सियासतदान तैयार नहीं है। सिर्फ तकरीरें करके लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए हर कोई तैयार है। तो मैं सबको ही कहूंगी एक अजीब सी सिचुएशन की हुई है, लोगों का जीना आराम हो गया। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची का भी यही हाल है और बाकी और जगह पर क्या हो रहा है मुझे नहीं इतना ज्यादा पता। पंजाब का भी बहुत बुरा हाल किया हुआ है, सुनने में तो यही आता है पंजाब का भी बहुत बुरा हाल किया है। लोड शेडिंग हर जगह है, महंगाई हर जगह है, मुसीबत होकर तबाही मचाई हुई मुल्क के अंदर। सोचा शायद अब दुरुस्त होंगे तो अब और ज्यादा हो रहे हैं, बताया जा रहा है कि अब और ज्यादा होंगे। तो ये इनकी वजूहात क्या है भाई? अभी तो ये सिस्टम सही करना पड़ेगा ना। वो कब वक्त आएगा सिस्टम सही करने का, कब चीजों को ठीक किया जाएगा और कब वाकई में मुल्क को चलाने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि आज तक तो सिर्फ मुल्क से कमाने की कोशिश की गई है, मुल्क को चलाने की कोशिश कभी की ही नहीं गई। तो ये उल्टे सीधे झूठे ढोंग और खेल रचाना बंद करना चाहिए एस्टेब्लिशमेंट को भी, और देखना चाहिए कि भाई अपने मुल्क को बचाने की कोशिश करें। आवाम जो है वो गिरेबा हो रहा है एक दूसरे से, सिर्फ जो है वो लड़ाई भड़ाई करने के ये वाला उन्होंने तो कानून बना दिया। ऐसा लगता है कि बस डिवाइड एंड रूल, लोगों को लड़वाते रहो और खुद हुकूमत करते रहो। तो इसका अंजाम कुछ अच्छा नहीं होगा हमारे मुल्क के लिए भी ना आवाम के लिए। क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके मुल्क में कंडीशन ही ऐसी होगी, कौन आएगा वहां पर कुछ भी कारोबार करने के लिए तैयार नहीं होगा कोई। कौन आएगा अपनी जान को जो इस तरह जान जोखिम में डालने के लिए, ये जाना उसको पानी मिले ना लाइट मिले। दुनिया कहाँ पर जा रही है, वहां भी नल में पानी नहीं आ रहा है। कुछ सेंस होती है, मुझे नहीं पता कौन लोग वहाँ पे ये सब कुछ करते हैं, लेकिन जो भी कर रहे हैं वो इंतहाई गलत कर रहे हैं। और मैं तमाम लोगों से यही बोलूंगी कि भाई अपनी ये सारी जाती लड़ाइयाँ भिड़ाइयाँ दुश्मनियां साइड पर रख के जरा मुल्क के लिए सोच ले, ताकि मुल्क अगर है तो आपकी हुक्मरानी भी है और आप हमें बादशाह साहब बन के बैठ भी सकते हैं। अगर मुल्क पे कुछ आंच आ जाएगी तो फिर लोगों की तरह आपको भी जो है ना सड़कों के ऊपर लोग फिर पीटेंगे और यही होगा। इसका अंजाम मुझे यही नजर आता है, यही कहना चाहती हूँ ना। बहुत शुक्रिया जी। हेलो जी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। चल रहा था, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। हर इंडिकेटर बता रहा था कि इमरान खान की हुकूमत बेहतरीन थी और महंगाई थी, लेकिन महंगाई को भी कंट्रोल किया हुआ था इमरान खान ने। अब तो हर बंदे की जुबान पे यही अल्फाज हैं कि इमरान खान का दौर ज्यादा पुरानी बात नहीं है, इसलिए कोई भूल भी नहीं सकता। 3 महीने पुरानी बात है। डॉलर आपका कंट्रोल था, आपकी स्टॉक एक्सचेंज 7,000 पॉइंट गिर चुकी है। आपकी मईशत का ये हाल है कि आपकी इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क कर दिया। अभी तो सुपर टैक्स जो लगाया है उसके आफ्टर शॉक जो हैं वो महंगाई की शक्ल में और नमदार होंगे। लोड शेडिंग का ये हाल है कि कराची में कल भी दिखा रहे थे, पता नहीं कौन सी पीआईबी कॉलोनी, हर दिन कोई ना कोई इलाके के लोग जो हैं बाहर निकले हुए होते हैं, रोडों पे एहतजाज हो रहा होता है, ना पानी है। आप देखें अभी तो बताया है कॉलर ने आगे कि कितना ज्यादा इलेक्शन के अंदर देखे ना, जिमी इलेक्शन में कितना हंगामा हुआ है, सर फाड़ दिए गए, डंडे ज्यादा चले हैं, डंडे ज्यादा चले वोटों के साथ, तो आप अंदाजा लगाएं। वोटर से ज्यादा डंडे चले हैं। पीपल्स पार्टी का ये चेहरा सबको मालूम है, ये जिस तरह से इलेक्शन जीतते रहे यही तरीका था। इसी के लिए तो जो है इमरान खान की वो जो इमरान खान चाहता था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ जाए तो नहीं आने दी, इसलिए नहीं आने दी कि ये धांधली जो खत्म हो जाती। ये सारा
सिस्टम जो है अब तो मतलब लोगों की आंखें खुल चुकी कि इमरान खान की एक एक बात सच साबित होती रही है। आप सवात का इलेक्शन देख लें, क्या हुआ वहां पे, 13-14 जमातें एक साइड पे थी और पीटीआई एक तरफ थी। 14 जमातें भी पीटीआई के कैंडिडेट को शिकस्त नहीं दे सकी। ये किस बात का सबूत है? ये इस बात का सबूत है कि लोगों ने इनको मुस्तरद कर दिया। लोग तो इनकी शक्लें नहीं देखना चाहते। अभी ये जो मुनर्रिफ अराकीन है, इनका जो इलेक्शन हो रहा है, ये अपने हलकों में नहीं जा सकते। अभी भी ये हाल है कि वहां इनके लोग इनको कहते हैं कि यहाँ से निकल जाओ। वोट तो दूर की बात है, यहाँ तो अपनी शक्ल मत दिखाओ हमें। इतना लोग तंग आ चुके हैं। मतलब क्या हाल है। इस वजीर खजाना को ये नहीं पता कि क्या मुझे बात करनी है। पहले कहता है कि आईएमएफ ने कहा था कि ये पिछली हुकूमतों ने पेट्रोल का कहा तो इस वजह से जो है हमें पेट्रोल बढ़ाना पड़ा, तो आईएमएफ ने कह दिया। तो अच्छा, तो बताएंगे इसहाक डार को बुलाया जा रहा है वजीर खजाना पे के लिए पोस्ट करना जा रहा है। मुफ्ती इस्माइल साहब ने तो कुछ कर नहीं सके, तो शहबाज शरीफ को जी और जायदादें बनेंगी। पहले तो वहाँ के दुबई भरा हुआ है इसकी प्रॉपर्टी से और लंदन में भी इसकी प्रॉपर्टीज हैं और बनाएगा। कोई आपके ये वो लोग हैं करप्ट माफिया जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें भरनी है और अपने केसेस खत्म करवाने, और जितना भी जो भी हो सकेगा ना ये अवाम से वो निवाले भी छीन लेंगे जो इमरान खान इनको दे रहा था। यकीन करें इतनी महंगाई हो चुकी है। आज 8 रुपए यूनिट बढ़ा है बिजली का। ये आज के मैं बता रहा हूँ 8 रुपए यूनिट बढ़ चुका है। पता नहीं इन्फ्लेशन 30% पे और कहते हैं 45, 45, 50% पे चला जाएगा। तो ये तो सूरत हाल है। और पेट्रोल आपका 300 से भी ऊपर निकलना है क्योंकि ये टैक्स और लगाएंगे। अब अंदाजा लगाएगा 300 पे टैक्स लगा देंगे, पेट्रोल को बढ़ा देंगे, पेट्रोल की कीमतें, बिजली की भी कीमतें, तो फिर बताएंगे फिर तो महंगाई किस रूज पे जाएगी, लोग कैसे जिंदगी गुजारेंगे। बिजली मिल कहाँ रही है, बिजली कहाँ है? और वो तो नवीद सुना दी गई है कि इस दफा तो गैस नहीं मिलेगी आपको। अभी जो एलएनजी का जो इन्होंने एक वो किया है, वो इतनी हाई बिड पे इनको एलएनजी मिली है और बाकी तो ऑर्डर ही कैंसिल हो गए। ये हाल है इस वक्त। मईशत तो बिल्कुल तबाह बर्बाद होगी। जिस तरह से कतरा कतरा करके इमरान खान ने जोड़ा था, एक एक चीज बना रहा था, उस शख्स ने ना दिन देखा ना रात देखी। यकीन करें वो अच्छा ताने क्या मिलते थे उस वक्त कि महंगाई इमरान खान 2 रुपए बढ़ जाते थे तो वहां पे एक साहब है लंदन जो 3 दफा के वजीर आजम भागे हुए हैं, उन्हें नींद नहीं आती थी पेट्रोल के 3-4 रुपए बढ़ने पे। आज उनसे कोई पूछे तो उनका तो हार्ट फेल ही हो गया होगा, इतना पेट्रोल के जो रेट बढ़ गए और डॉलर इतना ऊपर जो चला गया। उनका तो मेरा ख्याल इलाज ही नहीं हो रहा होगा कहीं दुनिया में, इसलिए कि उस इलाज के काबिल ही नहीं बचे होंगे। उन्हें तो नींद नहीं आती थी। क्या था ड्रामा। और ये मीडिया जिनका मुंह जो है नोटों से भर दिया गया, 1 अरब 48 करोड़ रुपए इनके मुंह में ठूंस दिए गए, वो मीडिया खामोश है। कहता है कि ये तो मुश्किल फैसले हैं जो ये हुकूमत ले रही है। आप अंदाजा करें कितनी मुनाफकत है। यही वही कॉलर भी जो बात, मतलब आपका स्टार्ट मैं देखता था, सारे प्रोग्राम मुझे अकबर याद हैं जो आपके होते थे, यानी महंगाई से शुरू होते थे और महंगाई पे ही खत्म होते थे। वो कॉलर जो है उनके मुंह जो है ना उन्होंने सी लिए। आज उनके मुंह से एक लफ्ज नहीं निकलता कि हाँ ये इस गवर्नमेंट में हो रहा है। इमरान खान की गवर्नमेंट में सिर्फ 3-4 गुना कम थी महंगाई, कभी नहीं आके कहेंगे, इसलिए कि उनको जो है वो बोल ही नहीं सकते, सच उनके मुंह से नहीं निकल सकता। ये मुनाफकत है। तो ये ऐसी मुनाफकत है, ये अपने मुल्क से प्यार नहीं है, ये मुनाफकत है, इन लोगों के दिलों के अंदर मुनाफकत है। तो यही मीडिया का हाल है कि जब आप ये कहें कि महंगाई तो जो है मुश्किल फैसलों की वजह से। अब आपसे 8 घंटे से 10 घंटे की लोड शेडिंग का ऐलान कर दिया गया है कि मुल्क के अंदर। 10 घंटे नहीं है समीना, 14 घंटे, 18 घंटे जो आपने देखा कि लोग कराची में सताए हुए लोग सड़कों पे निकल आए। आपने देखा कितने सताए हुए थे बिजली की नाकमी की वजह से। लोग आधी रात को सड़कों पे निकल आए। उन्होंने कहा हम बिलक रहे, ना गैस है ना पानी है, कुछ नहीं है, किस तरह जिंदगी गुजारे। लोगों के इंटरव्यू हो रहे थे। बहुत बुरी हालत है पाकिस्तान की इस वक्त। जो अभी बिल आएंगे तो लोग दीवारों में सर मारेंगे। इतनी महंगी बिजली हो चुकी है।
आप खुद सोचें, 28-30 रुपए पे यूनिट चला गया, जो 12 से 14 रुपए का यूनिट था। कहाँ से अफोर्ड करेंगे? तो आखिर ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं, तो वो फिर क्यों नहीं देख रही मुल्क को संवारने के लिए, क्यों नहीं बाहर निकल रही हैं? जब निकलना चाहें तो एक ज्यादा टाइम नहीं लगेगा मुल्क को सही सेट करने के अंदर। जब इतनी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, इनके पास सब कुछ है, तो आए आके मुल्क को संवारें, आवाम की आवाज बने। पूरी दुनिया में क्या तमाशा लगा के रखा हुआ है इन लोगों ने, मुल्क में क्या दिखाना चाह रहे हैं मुल्क का? आप मुझे बताएंगे, जी, मुझे बात बताएं। तो ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? कौन होगा जो रोकेगा आके? मेरा सवाल है आप लोगों से, जितने भी कॉलर हैं आके देखें। जी, उसमें एक आदमी शायद मर गया था या क्या हुआ था। देखिए, अब कहा जा रहा है कि कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन ही नहीं हुए इस मुल्क के अंदर, कभी होंगे भी नहीं। आप अंदाजा करें, इस वक्त तो वो धांधली हुई है, वो पूरा मीडिया ने दिखाया किस तरह से ये इनके गुंडे काम करते रहे, पूरे उन्होंने डंडे उठाए हुए थे, कत्लो गारत हो रही है। ये तो अभी आपके ये इस तरह के इलेक्शन अभी आगे क्या बनेगा? तो ये तभी तो देखें ना, क्यों नहीं है ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को आने देते? इनका सिस्टम खत्म हो जाएगा, ये तो हार जाएंगे। पीपल्स पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा इनसे। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गया ना, अगर आप ये देखें जिस तरह एमक्यूएम इत्यादि में जो है ना वो चली हुई है, फूट पड़ चुकी है, अब एमक्यूएम भी बहुत नाराज बैठी हुई है। अगर एमक्यूएम निकलती है, जो पहले भी आप ये देखेंगे, पहले की जो हुकूमत गई थी तो एमक्यूएम ने लिख ली थी तो हुकूमत चली गई। अब एमक्यूएम साफ तरीके से कह रही है, वसीम अख्तर साफ तरीके से नारा लगा रहे हैं कि अगर यही इसी तरह करते रहे तो हमने निकल जाना है इनकी पार्टी से। अगर निकल गए तो फिर इनकी पार्टी किस पे खड़ी है? पे खड़ी हुई हुकूमत, तो फिर बताएं कि फिर क्या होगा, ये बताएं जी। और मैं आपको एक बात बता दूं कि दरारें पड़ चुकी, नून लीग के अपने अंदर भी दरारें पड़ चुकी। वो ये कह रहे हैं कि आपने जरदारी के कहने पे ये क्यों सिस्टम लिया, अपने कंधों पे बोझ क्यों डाला? हमें तो जूते पड़ रहे हैं महंगाई के भी, और अब हम कैसे जीत सकते हैं इलेक्शन? तो दूर की बात है, हम अपने हलकों में नहीं जा सकते। ये सूरत हाल है। अच्छा, ये मैं बता दूं, अभी जो ये मुनर्रिफ जो हैं, जो पीटीआई के, इनके भी वजह से नून लीग वाले जो हैं, देखिएगा पीटीआई को वोट देंगे। मैं आपको बता दूं, इन लोगों को नहीं डालेंगे वोट। जी जी जी। ये जो है ना, वोटर बहुत नाराज हो चुका है नून लीग का। इनके आपस के अब बहुत सारे ऐसे जो कैंडिडेट हैं, उनको तो इन्होंने वो कोई सीट ही नहीं दी है। कोई मरियम के कहने पे दे दी है, तो कोई ये वजीर आजम, इम्पोर्टेड वजीर आजम ने अपने लोगों को लगा दिया है। उन जो पुराने लोग थे वो तो बहुत ज्यादा नाराज हो चुके हैं अंदर। वो टीवी पे भी नहीं आना चाहते हैं, कोई डिफेंड करना नहीं चाहता है। और ये निजी महफिलों में ये बात डिस्कस हो रही है कि हमें तो जरदारी ने फंसा दिया, सारा बोझ हमने उठाया। अब एक एक करके मैं आपको बताऊं, ये सब अलग होंगे। ये तो चल सकती नहीं थी। ये जो इस तरह का सिलसिला था, ये इनकी, अब आप अंदाजा करें कि ये जो मौलाना, ये जो फजलुर रहमान साहब जी, इनके ये भी नाराज हो गए हैं सिंध में पीपल्स पार्टी से जी। तो ये सब एक दूसरे से नाराज हो चुके हैं अंदर ही अंदर। ये किसी वक्त भी, इसी साल में ही इलेक्शन है, इलेक्शन का तो कंफर्म हो चुका है कि इसी साल में ही होंगे इलेक्शन। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये इलेक्शन की तरफ जाएंगी, अभी हुकूमत जल्द से जल्द जाएगी इलेक्शन की तरफ, यानी कि बड़ी बड़ी ताकतें जो हैं वो राजी होगी इलेक्शन कराने के लिए। बात तो ये की जा रही है ना, साफ तरीके से आपने प्रोग्राम में देखा, एमकेएम को क्यों कहा गया कि भाई हम जाना नहीं चाहते थे। बहुत सारे जो हमारे थे लोग, वो नाराज, जाने के लिए तैयार ही नहीं थे किसी सूरत भी, मगर हमें कॉल आ गई थी जिसकी वजह से हमें जाना पड़ा। साफ तरीके से बोला। तो क्या नहीं, क्या अब कॉल आ रही है इनके पास कि दोबारा से इनको छोड़ दो और इनके साथ जाके मिल जाओ, पीटीआई के साथ जाके चले जाओ। तो क्या सिलसिला है ये पाकिस्तान के अंदर के कॉल का क्यों इंतजार करते हैं लोग? ये देखें। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, किसी वक्त भी, क्योंकि इमरान खान ने इतना प्रेशर इनके ऊपर। जी हेलो जी, एक सेकेंड। वालेकुम सलाम जी। हेलो। बहुत सारी, देखिए बहुत सारी चीजें जो है, हेलो, वो आपको हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हाल है आपके? ठीक है, बस ठीक ठाक। आप बताएं, ये भी पाकिस्तान से भी कॉल आ रही है, ये भी नहीं कनेक्ट नहीं हो रही है। आप दोबारा करें कॉल भाई, मुझे आवाज नहीं आ रही। हाँ जी बोले, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बोले जी क्या कहेंगे? एक सेकंड, आप नहीं ये बोल रहे हैं, मेरे साथ कॉल है जी, बोले। बोलना क्या है, आपको पता है
है सारा इलेक्शन रिग हो गया है और पूरी की पूरी जो है इनकी इत्तेहाद में एक जो है हड़प जी एमक्यूएम धमकी दे दी है, जमात इस्लामी वालों ने भी धमकी दे दी है, जी ठीक है, और आजाद उम्मीदवारों को भी बड़े कंप्लेंट्स हैं। जो सिंध में 114 आदमी अस्पताल में इस वक्त। आपने देखा कितना खून खराबा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। जी ये 114 आदमी जो है इन 2 दिन में इलेक्शन में अस्पताल पहुंच गए, ठीक है। जी तो अब आप बताइए कि कौन सा इत्तेहाद है कि इनके आपस के अंदर ही लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। ये इमरान खान ने पहले से फोरकास्ट किया था। जी ये मारामारी की लड़ाई है, ये इक़्तिदार की लड़ाई है, कौन बनेगा करोड़पति है उसकी लड़ाई है, ठीक है ना। यहाँ कहीं नजर है कि कोई जो है सिंसियरली इस मुल्क के बारे में सोच रहा है। तो ये बताएं ना फिर मुल्क का मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप, मुल्क का जो ये हालात हो रहे हैं इतने ज्यादा, तो आप ये बताएं कि मुल्क किस तरह, कौन संभालेगा मुल्क, आगे कौन संभालेगा मुल्क। ये जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं जिन्होंने मुल्क को बिल्कुल ही समझ ले सड़क पे लाके खड़ा कर दिया लोगों को, आवाम बेचारी रातों को निकल रही है घर से बाहर, चीखें मार रही है, गुर्बत इतनी है, लाइट है नहीं, पानी है नहीं, तो अब ये मुल्क के हालात किस तरह बेहतरी की तरफ होंगे। अब वोट लेने के लिए एक दूसरे के सर फाड़े जा रहे हैं, डंडे निकल रहे हैं, डंडे के जोर पे वोट लिए जा रहे हैं, अंदाजा लगाएं। इसके लिए यही कहा है, कुछ नई आस्तीनें बनी, कुछ नए सांप पाले गए, चलो इसी बहाने कुछ कम ज़र्फ पहचाने गए। क्या शेर पढ़ लिया आपने तो। मैं आपको ये बताइए, बिल्कुल ठहरता है ये, बिल्कुल इस वक्त जो है ना हस्बे हाल। सही बात है, हस्बे हाल ही लग रहा है बिल्कुल। आपने शेर दोबारा पढ़े था इसका शेर। ये कुछ नई आस्तीनें बनी, कुछ नए सांप पाले गए, चलो इसी बहाने कुछ कम ज़र्फ पहचाने गए। वाकई क्या जबरदस्त आपने बात की है। क्या कहेंगे आप इस सिलसिले में। जी ये इमरान खान ने कहा था, इमरान खान ने जो शेर कहा था वो अलग था। इमरान खान ने कहा था कि है मेरा जो वो कहते हैं इसको कि है तो आंधी से मुकाबला मेरा, है तो आंधी से मुकाबला मेरा और हाथ में है चिराग। अब मुझे बताइए, एक आदमी आंधी के खिलाफ चिराग लेके चल रहा है, कितना यकीन है उसको अपनी वो कितना पुख्ता है अपने यकीन पर, ठीक है। तो जो उसने कहा है, ये सब भाई लोग और बहन लोग सुन रहे हैं, वो सब कुछ सही हो रहा है। यानी स्टार्टिंग आप देखें कि इस वक्त जो है 114 आदमी इनके आपस के ग्रुप में लड़ाई होके मर गए, अस्पताल में इंजर्ड हो गए जी। ये काउंसिल की इख्तिदार के लिए छोटे छोटे जो काउंसलर होते हैं ना, उनके भाई मुझे इतना पैसा मिल जाएगा, मुझे इतना मिल जाएगा, मुझे इतना मिल जाएगा, ठीक है ना। ये और दूसरी बात ये, जो दूसरी पार्टी थी उन लोगों को बाकायदा डरा धमका के उनको हटाया गया है, ठीक है। इनके अंदर तो आप भूल जाएं कि इनका इत्तेफाक होने वाला है, एमक्यूएम हट जाएगी पीछे। जब अगर एमक्यूएम हम देखें, आप कह रहे हैं एमक्यूएम हट जाएगी पीछे, तो अगर एमक्यूएम हटती है तो फिर इनकी पार्टी भी टूट जाएगी ना, हुकूमत चली जाएगी इनकी। हुकूमत जब देखे ना, ये हुकूमत गई थी, जो हुकूमत थी साबका हुकूमत जब गई थी ना, एमक्यूएम हटी और हुकूमत गई। अब इनके साथ जब हुकूमत एमक्यूएम जुड़ी थी तो हुकूमत आई थी, बनी थी हुकूमत, इनके पास तो थे ही नहीं। तो अब आप बताएं, सीटें नहीं थी इनके पास, अगर ये जाती है एमक्यूएम जाती है इस वक्त, तो फिर हुकूमत कहाँ खड़ी हुई देखेंगे आप। आपकी पूरी कराची जो है इस वक्त, जो कराची है, पूरा सिंध पोर्ट वगैरह, ये सारा महाजिरों के हाथ में है। सारी पढ़ी लिखी आपकी जितनी कम्युनिटी है, जितनी कॉलेज यूनिवर्सिटी है, उसमें कोई वडेरे को सिंधी वगैरह नहीं लग बैठे हुए, सिर्फ उनको बिठाओ इनके टॉप के ऊपर। मैंने आपको बताया कि मैं एग्जाम देने गया था पुलिस का, 2 घंटे का पेपर था, 15 मिनट में मैंने ASI का इम्तिहान पास किया। जब मैं DIG के पास गया, मैंने कहा सर ये पेपर, उसने कहा आपके पास डोमिसाइल है सिंध का। तो सिंध का कहाँ से डोमिसाइल है, मेरे पास तो कराची का डोमिसाइल है। बोला भैया पर आप साइड मोड़ दे। मैंने फिर छोड़ दी, मैंने मुल्क छोड़ दिया। अच्छा, यानी कि आपने मुल्क इस बात से छोड़ दिया। क्या हो रहा है, माजिरों को तो अब अकल आ जानी चाहिए कि 61 ईयर में आपको मिला क्या है वहाँ। आपके ऊपर एक बटेरे को लाके बिठा दिया जाता है। ये हो रहा है जब क्योंकि माजिरों में इत्तेफाक नहीं है। जब इत्तेफाक हो जाएगा ना, तब जाके कहीं माजिर अपना लोहा मनवाएगा। जो लोग बनने वाले
वाले थे उन्होंने क्या किया, बोरी में लास्ट में और ये वो जो भी ड्रामा और सारी बदमाशी और गुंडागर्दी। अरे भाई सच्चा मुसलमान चाहिए, ईमान वाला चाहिए, मुल्क के बारे में सोचे, अपनी कौम की आने वाली जनरेशन के बारे में सोचे। ये सारी बातें बहुत जरूरी है और जो है इंसान को दोबारा से रिवाइज करना पड़ेगा कि हमारी गलतियां कहाँ हैं, कहाँ हम चुके हैं। अच्छा, तो बता दें कि हमजा शहबाज शरीफ को आप देख रहे हैं क्या ये हट जाएंगे इक़्तिदार से या रहेंगे अपनी सीट के ऊपर? इस शरीफ लोगों की बात कर रहे हैं आप, गुंडों को बीच में ले आते हैं। बाबा वो पंजाब के गुंडे, उनके बारे में क्या बातें कर रही हैं आप? आजकल तो यही शोर मचा हुआ है ना, क्या आप कह रहे हैं ना, मगर अभी तो है ना उसके अंदर ही सीट पर है ना हमजा शहबाज, तो क्या इनके लिए बहुत परेशानी है? जी, ये गुंडों आपको पता है हमजा शहबाज शरीफ इसलिए बहुत परेशान है कि उनका इक़्तिदार ना चला जाए किसी सूरत भी। अगर वो ज़िमनी इलेक्शन में हार गए इस वक्त, तो बताएं आप क्या देख रहे हैं, बड़ी परेशानी है उनके साथ। तो क्या करेंगे वो सब जीतने के लिए, क्या क्या कर सकते हैं? जो सिंध में हुआ है वही सेम आप देखेंगे यहाँ पंजाब में भी। मैंने आपको ऐसे ही होगा जी, पहले जी, धांधली की तरफ पहला पॉइंट है धांधली करवाने के, पूरी कोशिश करेंगे, फिर मारा मारी, यही खून रेजी, कुछ नहीं। इसके अलावा उनका कोई ऐसा वो नहीं है, कोई ऐसा खास एजेंडा लेके चलेंगे कि पंजाब असेंबली में वो करें। दूसरी बात ये देखें, अभी मैंने बताया ना कि पंजाब हाई कोर्ट ने पहले ही फैसला दिया है और कल फिर बैरिस्टर जो है अली जफर, मैंने जिक्र भी कर चुका हूँ अभी आपके शुरू के प्रोग्राम में, तो उन्होंने यही कहा कि बिल्कुल क्लियर आइन के मुताबिक हो रहा है और ये तमाम ये जो अरकान जो 25 थे उनकी भी काउंट नहीं होना, तो साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह चुकी है। जो 5 माइनॉरिटी के जो वोट हैं, मेल और फीमेल जो खवातीन के या जिसके भी हैं, वो भी पीटीआई के हों, उसका भी नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन जारी करे। तो मेरे ख्याल से नंबर उनके, तो अब उनकी हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात से पहले ही डगमगा रही है, ऐसा लग रहा है, उनको भी परेशानी लग रही है। लेकिन देखते हैं कि और आपने देखा है कि इमरान खान ने भी एक कॉल दे दी है, नारा लगा दिया, सारे यूथ को ललकारा है कि लिख लो, अपना वोट इस्तेमाल करो। मगर अब ये लोग वोट डालने के लिए इनको इजाजत देंगे, धांधली नहीं होगी तो तभी कुछ हो सकता है, वरना उन्होंने कमेटी डाली है कि कमेटी बनाई है पूरी अपनी यूथ के लिए कि आप लोगों को आवाज उठानी है। पढ़े लिखे लोगों को चाहिए मुल्क चलाने के लिए, पढ़े लिखे लोग इसमें शामिल हों और आए इस चीज के अंदर और अपना वोट का इस्तेमाल करें। उनको बताया है कि ये मुल्क किस तरह चला सकते हैं। अगर अभी जरूरत है इन्हीं लोगों की, पढ़े लिखे नई जनरेशन की जरूरत है। तो क्या आपको लगता है कि मुल्क के लिए आगे बढ़ेंगे ये नई जनरेशन, कॉलेज यूनिवर्सिटी के लोग? तो आना पड़ेगा, जब इनको कोई उठाएगा जगाएगा तभी तो आएंगे और इनको आने दिया जाएगा तब। अनाउंस तो किया है ना, अनाउंस करने का तो देखिए बहुत कुछ करते हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने। पहले आपके सामने की बात है कि असेंबली के लिए बहुत ज्यादा उन्होंने कहा था कि जी हम निकल रहे हैं, कॉल का इंतजार करें और सब निकलेंगे मुल्क के अंदर जलसे जुलूसों के लिए। देखे कहाँ निकल सके, इसलिए नहीं निकल सके, इसलिए निकलते मारामारी इतनी हुई, आते हैं खून रेजी हो रही थी, तो हर आदमी करेगा ना। तो अभी भी तो यही कुछ हो सकता है जो अभी आपने देखा सिंध में क्या हुआ है। तो आपने देखा सिंध में क्या हुआ है, अपने अपने शहरों में कहा उन्होंने निकले, लेकिन मैं परेड ग्राउंड में जलसा करूंगा और वहीं से जो भी है बड़ी स्क्रीन अपने अपने जहाँ पे हैं जमा हो और वहाँ स्क्रीन पे वो खिताब करेंगे। तो ये चीज कर सकते हैं ना। और उसके अलावा आप कुछ करने को खड़े होते हैं तो पहले बंदूक तानी जाती है, फिर उसके बाद होता है वो। जी, उन्होंने कहा है ना कि वोट डालें, अपना वोट डालें, अपने वोट का हक अदा करें, अपने वोट डालें, ज्यादा से ज्यादा अवाम निकले, बाहर निकले। अभी तो यही जरूरत है, अवाम को निकलने की जरूरत है। इन हुकूमत जो आए हुए हैं इन पे अब आप बताएं कि क्या बड़ी ताकतें खामोश होकर बैठ गई हैं या बड़ी ताकतें कुछ करेंगी आके मुल्क के अंदर, कुछ बेहतरी लाने के लिए सोचेंगी, या सिर्फ इसी तरह स्टॉप होकर बैठी हुई है? देखिए, ये इस हुकूमत में इतना वो नहीं है, इतने गट्स नहीं है। ये सांझे की आंधी आप सुन रही हैं और देख भी नहीं, सारे मीडिया पे आ रहा है कि ये 26 चौराहे पे फूटने वाली है। जहाँ आजादी गए 2-1 चीजें उन्होंने हिली, ये गिर गई हुकूमत। तो बीच चौराहे पे तो जब फूटेगी ना, देखें ये बातें हमने पहले भी बहुत दफा की हैं, बीच चौराहे पे जब फटेगी, जिस तरह आपने पहले भी हमने बात की कि बड़ी बड़ी ताकतों का हाथ है, बड़ी बड़ी ताकतों का साथ था जिसकी वजह से ये हुकूमत आई। अब वो बड़ी ही ताकतें चाहेंगी तो बीच चौराहे पे फटेगी, वरना नहीं फटेगी। ऐसे देखिए, ऐसे तो फिर आवाम के लिए तो कोई काम होंगे नहीं और ना आप बस के सोच बुझाई महंगाई को तो भूल जाए।
वो तो आप मेरे ख्याल से उस हिसाब से भूल जाएं कि ये इस तरीके की टर्म्स और कंडीशन। अब आप ये देखें कितनी पकड़ धक्कड़ वहाँ पे हुई हुई है पाकिस्तान के अंदर। अगर आपको हकीकत पता है तो बता ये मैंने जी आपसे बताया तो दिया था अभी। जी मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ फेलो ही रहे मेरे, और यूसी और चेयरमैन के लिए इलेक्शन हो रहा उससे पहले मतलब कैसे आप चार्ज लगाया उससे, तो वो तो कहते हैं खत्म हो जाएगा, वो तो उसमें कुछ नहीं है, बात इलेक्शन में खड़ा हो रहे हैं वो। लेकिन वो ये ना कराची से खड़े हो रहे हैं यूसी नाजिम में उस चेयरमैनशिप के लिए, वो तो कह रहे हैं मैं तो कर रहा हूँ इलेक्शन। लेकिन क्या ऐसे इलेक्शनों का क्या फायदा? देखें ना तो आप कोई बिल्कुल सही कह रहे हैं जी। आप क्या इनका भी जरा ले लें साथ ही साथ जी, आप क्या कहेंगे जी? महाजरों के पास ना कुछ खा सकते हैं ना उगल सकते हैं, फंस गए वो, ना खा सकते हैं ना उगल सकते हैं। इस जगह ला के फंसा दिया जरदारी ने। जरदारी से पहले भी धोखा खा चुके थे, फिर भी अकल नहीं आई। इससे पहले लोग इनके अपने टूटे, फिर भी अकल नहीं आई। तो बेहतर नहीं था कि आप जरदारी को कहने की बात, जरूरत ही नहीं थी कहना भाई आपको। आप वो देखें जो इन्होंने मांगी चीजें वो कुछ भी नहीं हो रहा है। 2 महीने खुद कह रहे हैं अपने मुंह से जी 2 महीने तो लग चुके हैं। के अंदर आपका आधे कराची को उन्होंने काउंट ही नहीं किया भाई। रायशुमारी का आधा कराची काउंट ही नहीं किया। वो यही कहता है हल्काबंदी पे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई ये चीज गलत है, जो आपने की हुई ये गलत है, दोबारा से होनी चाहिए हल्काबंदी। वो भी नहीं मान रही पीपल्स पार्टी। सिर्फ देखा जाए तो इस वक्त तक जो है ना, आज तक के हिसाब से लॉलीपॉप दे रही है एमक्यूएम को, उसके अलावा कुछ। मगर आपको लग रहा है कि लॉलीपॉप ले लेंगे एमक्यूएम वाले? नहीं लेंगे लॉलीपॉप, अब नहीं लेंगे, इसलिए कि अब तो वो गुस्से में बाहर निकले। उन्होंने कहा हम लोग हैदराबाद में निकल कर आ जाएंगे। नहीं, आपको चाहिए था जब आप हम सड़कों पे आ जाएंगे। उन्होंने साफ ऐलान किया है मीडिया में बैठ के कि हम सड़कों पे आने से क्या होता है फिर वही वाली बात है कि जी वो पुलिस वही होगा कि आप ये देखें सड़कों पे आएंगे, मगर अमीर आदमी को कुछ नहीं होगा, गरीब ही पिसेगा। सबसे मेन चीज है पुलिस का। देखिए वही बात है, मुकामी भी पुलिस। हाँ जी 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 जी, एक सेकंड जी। हाँ जी जी समीना जी, रात को जब बच्चा और कोई इंसान पाकिस्तान में सोता है ना, आप यकीन करें ऐसे लगता है जैसे उनके जिस्म पे सांप चल रहा है। वो सांप नहीं होता समीना बाजी, वो पसीना होता है जो उनके जिस्म पे चल रहा होता है। लाइट में कई घंटे सांप की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। वो पसीना सांप की तरह उनके बॉडी में चलता है। ये हालत हो चुकी है इस वक्त पाकिस्तान की। कोई सोता ही नहीं है तो काम क्या करेगा? अगर 8 घंटे या 6 घंटे की किसी को नींद न मिले, वो 100% क्या देगा? आप उसको 2 घंटे की नींद देते हो और बाद में उसको बोलते जाओ जाके इलेक्शन में वोट डालो। अरे उस बेचारे तो नींद ही नहीं की है यार। इंसानियत तो खत्म हो चुकी है। कि कब होगा ये? इंसान कब बनेंगे? लोगों के हुकूक कब मिलेंगे? रातों को नींद कब आएगी? दूध में पानी कब कम होगा? दूध में पानी कब होगा? कब लोगों को नींद आएगी? ये कौन आके मुल्क संभालेगा? कौन मुल्क को संभालेगा? मेन सवाल ये है। आके जो भी सुन रहा है ना, जरूर आके अपनी तजिया देख रहा है जो भी। असली देगा लियाकत जो है अपना लियाकत पुल के नीचे 3 हट्टी में वो बनती है, उसका पैरासिटामोल बनती है, आपको पता है? जाली दवाइयां। एक सेकंड होल्ड करें जी। हेलो जी 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 बोले जी बोले जी बोले जी जी। मैं थोड़ी सी बात करूँ, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बड़ी सी बात कह रहे थे अभी जो कॉलर हमारे कि दूध में पानी क्या, अब तो ना पानी है ना दूध है, तो कुछ केमिकल जैसी चीज जो लोगों को बनाकर पिलाई जा रही है वहाँ पर। तो जो बेसिक और जनरल, आपने ये बात सही कही, कोई केमिकल जैसी चीज है जो लोगों को पिलाई जा रही है। अंदाजा लगाएं। जगह जगह टीवी पर आप कोई चैनल लगा ले तो बताया जा रहा था कि भाई उसके अंदर क्रोकोडाइल की चर्बी डाली जा रही है, पता नहीं कोई डिश वॉशिंग डाला जा रहा है, कोई सर्फ डाला जा रहा है, पता नहीं क्या बनाकर वो लोगों को पिलाया जा रहा है वहाँ पर। किसी को इस चीज पर नजर नहीं आ रहा। वो बच्चे बेचारे दूध पीते होंगे तो क्या उनके दिमाग काम करेंगे? 2 हफ्ते पहले मैंने क्या कहा था आपको इस प्रोग्राम में? मैंने कहा भाई अगर मैं कराची का हूँ ना, तो समीना जी मुझे ये बताए कि जितने आदमी कराची के नाज़ाबाद के है ना, वो नाज़ाबाद के लिए सद्दा इकट्ठा करे और अपने इलाके में काम करे। कोई 3 हट्टी का उसके लिए करे, कोई नाज़ाबाद का उसके लिए करे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं रखे गरीबों का ख्याल रखेगा। यहीं से कोई कमेटी बननी चाहिए और वो पैसे ले जाके उन जगह अपने इलाकों में काम करे। गवर्नमेंट तो बलजाती, देखिए इन्होंने बलजाती इलेक्शन कराए नहीं। बलजाती इलेक्शन उस वक्त होने चाहिए थे, अब हो रहे हैं तो उस पर सिर्फ पिटाइयां हो रही है, कुछ नहीं हो रहा।
और उसकी वजह से देखिए ना, अब जो भी हुकूमत में होता है वो जो है वो सब सही होने का सिग्नल देता है। क्योंकि देखिए पहले जो है वो जब जो गवर्नमेंट में होता है वो यही कह रहा था कि भाई पहले इमरान खान साहब कह रहे थे कि इलेक्शन कमीशन भी सही है, नैब भी सही है और आर्मी वाले एस्टेब्लिशमेंट वाले भी सही है। जब वो इक़्तिदार से उतरे उन्होंने कहा ये सब जो है इनके ऊपर सवालिया निशान है। और फिर ये पीडीएम वाले और जो अपोजिशन वाले वो कहने लगे ये सब सही, ये तो सारे लोग सही हैं। तो अब क्योंकि वो कुर्सी पर बैठ के उनको सब सही लग रहा है, अब जब वोट रहेंगे तो वो कहेंगे ये सब गलत है। और उसके अलावा अगर इलेक्शन हो भी जाएगा तो इमरान खान साहब जो है वो कहते हैं कि बहुत सारे लोग, मैं सुन रही थी आज टीवी में, वो कह रहे थे कि भाई वो रिजल्ट को मानेंगे नहीं क्योंकि रिजल्ट सही नहीं आया। तो अगर पूरा इलेक्शन भी हो जाए और उसके बाद क्योंकि सिस्टम पता नहीं क्या चल रहा है, किस सिस्टम के तहत इलेक्शन होंगे, कौन आप देख रही ना सिंध में, आप देख रही है लोगों के सर फाड़ दिए गए। इलेक्शन कहाँ से इलेक्शन, फेयर इलेक्शन हुए, शफाफ इलेक्शन हुए, पैसों की बोरियों से तो इलेक्शन खरीदे जा रहे हैं। अब आप देखिए अंदाजा लगाएं। इसके खिलाफ हूँ कि आप लोगों को मार पीट करके और इस तरह सर फाड़ के और इस तरह दादागिरी दिखा के अगर आप इलेक्शन जीत रहे हैं तो ये फिर तो सवालिया निशान उठेगा कि किस तरह के इलेक्शन। आप ये देखे ना सब जगह से किस कदर मार कुटाई करके पीपल्स पार्टी के हमेशा इस तरह आपको जीतती है। बिल्कुल पूरा सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है। आवाम की ग़िज़ाई जरूरियात से लेकर के ज़राई मुल्क होने के बावजूद दालें कहीं और से आ रही हैं और गंदम कहीं और से आ रहा है, चीनी कहीं और से आ रही है। किस चीज का हमारा ज़राई मुल्क है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अभी 2 महीने की बात ही नहीं है, तो पुराने भी देख लें आप। 70 साल जब से पाकिस्तान हमारा बन गया था, तो जब भी मैंने उसकी हिस्ट्री पढ़ी है तो ये क्या हमारे मुल्क का हाल हुआ है। हर चीज में खराबी की कोई लिमिट होती है, लेकिन बात फौज पे सवाल उठाने की भी नहीं है। बात सारी है कि जो एस्टेब्लिशमेंट हमारे मुल्क को चला रही होती है, तो उसकी वजह से ये चीज कैसे ओझल रह गई। उनको ये तो पता चल गया था कि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो है वो अपने 90 में पता नहीं कौन कौन से अफजे जमा करके रखे हुए हैं। उनको ये क्यों नहीं पता चला कि 70 साल में जो भी हुक्मरान पाकिस्तान के जो भी हुक्मरान है वो अपनी तिजोरियों में पाकिस्तान की आवाम का जो है हक है वो अपनी तिजोरियों के अंदर कैद कर रहे हैं। उस वक्त क्यों उन्होंने एक्शन नहीं लिया था उनके खिलाफ, ये भी तो सवालिया निशान उठता है ना। तो अभी भी होश के नाखून नहीं ले रहे, अभी भी आवाम को उस हालत पे पहुंचा रहे हैं कि लोग एग्जैक्टली तो उस बात है कि जब कोई सो नहीं सकता, अपनी बेसिक नीड की कोई चीजें उसकी पूरी नहीं हो रही, कि ना उसको पंखे की हवा नहीं मिल रही, पानी नहीं मिल रहा, खाना नहीं मिल रहा, तो वो करेगा क्या? वो या तो दादागिरी करेगा या वो चोरियां करेगा या डाके डालेगा या एक दूसरे को मार धाड़ करेगा। वो यही करेगा और क्या करेगा। क्या नक्शा खींचा जा रहा है। अगर आजादी मिल गई थी तो उसकी कदर तो की नहीं जा रही है, और अभी सिर्फ और सिर्फ सबको अपनी पड़ी हुई है, ना तो मुल्क की सिचुएशन को दुरुस्त करने की पड़ी हुई है। जो भी आता है इख्तिदार में उसको सारे इदारे लगता है बिल्कुल ठीक है, इनको रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है। जैसे इख्तिदार खत्म होता है, जो भी अपोजिशन में जाता है उसको लगता है कि सारे इदारों को रिफॉर्म्स की जरूरत है। तो भाई जब आप लोग इख्तिदार में वापस आते हैं तो क्यों इदारों को ठीक नहीं करते हैं? क्योंकि आपको सिर्फ उस वक्त अपना मतलब पूरा करना होता है, उस वक्त सिर्फ आवाम को बेवकूफ बनाना होता है। तो जो जा चुके हैं और जो आ गए हैं, ये दोनों के दोनों एक ही लेवल में खड़े हुए हैं। आवाम तो बेचारे मुंतजिर है किसी और मसीहा की, वो कौन होगा? ये तो एक इतना बड़ा क्वेश्चन बना हुआ दिमाग में, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति तो और कौन बनेगा इस सीट का मालिक जो बैठ करके आवाम की हालत को दुरुस्त कर सके। और अच्छी बात की कॉलर ने तो मैंने कहा थोड़ी सी बात देखिए अगर एक जब होता था, जब जनरल मुशर्रफ का दौर था, काम होते थे, तब था लोगों ने कहा भाई डिक्टेटर है, ये है भाई, ठीक है, हाँ पसंद नहीं है, लोगों को पसंद नहीं था। अरे भाई उस दौर में तो काम होते थे ना, अभी कराची में बहुत काम होते रहे ना। अभी अगर वो आप ये कह रहे हैं कि जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तान में बहुत काम किया। अच्छा था, मेरे हिसाब से तो इतनी भाई कुछ तो काम हो रहे थे ना कराची में, तो जिससे ये सारे फ्लाईओवर बने, ये बने, क्या लोगों ने खाया, जिसने भी खाया कहते जी खा दिया गया बनाने। अरे ये अगर आज फ्लाईओवर नहीं बने होते कराची में तो ट्रैफिक का तो आप सोच भी नहीं सकते थे कहीं निकलने के बारे में। इस तरीके से तेजी से फ्लाईओवर बने, बल्कि मैं तो कहता मेगा ट्रांजिट प्रोजेक्ट बनने का भी होता और जितना बनता ना तो ये सब मामला खत्म हो जाते। लेकिन पीपल्स पार्टी के पास कोई एक्सपर्टीज नहीं है, कोई ऐसी नॉलेज नहीं है। मैं नहीं समझता कि इतने पढ़े लिखे लोग हों जो इस कराची को डेवलप कर सके, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं है ना कराची से। आप मुझे ये बताएं समीना जी मुझे ये बताएं, आपका जो है अपना इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है, आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जो है सरजील मेमन के खिलाफ, वो इंग्लैंड के अंदर शराब पी के उसको पकड़ा है, बाहर से निकलते शराब पी के तुम करके निकला है और उससे बातचीत हुई। एक शराबी को आपने वज़ीर इत्तलात बना दिया। अब आप जी नहीं मोस्ट एवर करप्ट है। मुझे लगता है ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो सिंध में जो है बिल्कुल बेकार है, वो किसी काम की नहीं है ना भाई। या तो आप कोई शिकायत हॉस्पिटल में शराब की बोतलें निकली है सरजील मेमन के कमरे से।
हाँ, ये सब मुमकिनात में से इनमें से आप कुछ भी ये इन्हें ना मुकामी पुलिस है ना डाकू को मुकामी है भाई। और कराची में तो आजकल ये हो रहा है, ना पुलिस मुकामी है ना डाकू मुकामी है। बस कहीं से आए कि ऐसा निकल के कराची से निकले ये क्या और वो जा, सुपर हाईवे से निकलो बस इजी है या इधर निकल जाओ, कोई पूछने वाला नहीं है। जब तक आपका लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं होगा कुछ नहीं होगा कंट्रोल में। आप देखें जो भी डाकू पकड़ा जाता है आवाम को इतना गुस्सा होता है वो जान से ही मार देते हैं या जला देते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं। इसलिए कि उनको पता है कि इंसाफ तो मिलेगा ही नहीं किसी सूरत भी, इंसाफ तो होगा ही अदालतों में। तो जी अदालतों में इंसाफ नहीं मिलेगा तो इसलिए वो ये काम कर गुजरते हैं। अब जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, अब देखें ना कि साफ साफ एमक्यूएम बिल्कुल बहुत नाराज हुई यासीन जरदारी के ऊपर कि जो वायदे किए थे, जो वादे किए थे इन्होंने तो वो पूरे नहीं किए, उन्होंने सरासर झूठ बोला है हमारे। ये लोग चालाकी से कहते हैं कि आप प्रोवेंशन में सुबह इस में हमारे वजारतें ले लें ये ले लें। नहीं, उन्होंने कहा भाई पहले आप वजारती जो भी एक्ट आया जो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपका पति है तो आपकी हालत है इसको रिवाइज करना पड़ेगा आपको, या सही करेंगे आप और उसके तहत इलेक्शन हो। ये कहते हैं वो भी हम बात कर रहे हैं भी, जैसे नासिर शाह बोल रहा था कि वो हम बातचीत हो रही है, हमारी लीगल टीम भी देख रही है और वसीम अख्तर साहब ने ये भड़ास निकाली है। तो ये भड़ास निकाली समझो या ये समझो कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। ये चीज है ना, सारे जो जिस फैक्ट पे बात कर रहे हैं इसको आप एक्सेप्ट करें। लेकिन वो मैंने कहा ना कि कई दफा पीपल्स पार्टी के इन्होंने वो धोखा खाया पीपल्स पार्टी को। तो आप लिखवा दो ना स्टैम्प पैड पे कोर्ट के जो हमारे यहाँ होता है ना स्टैम्प पैड जो क्या होता है उस पे भी अगर आप लिखवा लो ना तो वो भी उसको डिनाई कर देंगे पीपल्स पार्टी वाले। वो कुछ उनसे बरीत नहीं है, कुछ भी कर सकते हैं। तो बेहतर नहीं था कि आप हुकूमत में रहते हुए उसको चलने देते और उनसे फिर आप डिमांड करते भी हमें ये कुछ है हमें इस तरीके से है, तो वो फिर अपने एडवाइजर हैं जो भी लेके तो चलते ना, लेके तो चलते जी लेके चलते। इसमें कोई इसमें देखिए कोई बुराई नहीं थी। 3.5 साल शिकवे शिकायत इतने हो गए। अब 35 साल में जिन्होंने हुकूमतें की तो आवाम को ये देखिए ना वज़ीर आज़म इमरान खान कह रहे हैं कि चोरों के हाथों इक़्तिदार दे दिया गया तो अब मुल्क को कौन संभाल सकता है, मुल्क का कौन ख्याल रख सकता है, आप लोगों को निकलना पड़ेगा। आवाम को ये कॉज पे जाए तो यही बात है, असल यही है कि भाई जब आपने इतनी दफा आजमाने के बाद और उनको कोर्ट ने भी कन्विक्टेड है वो कि भाई तो आप ये देखें ना कि इसाक डार कभी आ नहीं सकते थे, जिस तरह मेरे प्रोग्राम में बहुत दफा कहा गया। अब देखें ना इसाक डार को कहा है कि जुलाई में वो तशरीफ ला रहे हैं, तो अब आप देखेंगे उनके ऊपर भी मनी लॉन्ड्रिंग के बहुत ज्यादा केसेस थे। तो किस तरह इनके केसेस माफ किए गए जब इस तरह का इंसाफ मुल्क में चलेगा, इस तरह का झूठ है। जी क्या कह रहे हैं आप? FIA को तो बंद कर दिया ना, 1400 करोड़ के केस बंद कर दिए गए। अब आप देखिए जिस मुल्क में 1400 केसेस बंद कर दिए जाएं, मुल्क में कोई इंसाफ कौन दिलाएगा मुल्क के अंदर? जी जिनके स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। अब आप देख लेना ऐसे केसेस हैं, लोग कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ को कोई और नहीं मिला वजीर खजाना बनाने के लिए, जो फर्द जुर्म आयद हो चुका है उसको बुला के तो मुल्क का वजीर खजाना बनाया जा रहा है। तो और कुछ नहीं है तो फिर मुल्क का क्या है? अल्लाह ही वारिस है इस मुल्क का। लोगों ने ये नारे लगाना शुरू कर दिए हैं। मुल्क का अल्लाह ही मालिक है, क्योंकि आप जितने कर्जे लेते जाएंगे आप आवाम को और नीचे और महंगाई करते जाएंगे। आपको देखें जहाँ गैस प्राइस इंटरनेशनली बढ़ेगी आप पे और प्रेशर आएगा, वो आपको बढ़ानी पड़ेगी या सब्सिडी देंगे आप। सब्सिडी देने के लिए तो उसने IMF बिल्कुल मना कर रहा है कि किसी चीज से सब्सिडी से आप न रखें। जो चीज IMF तो अभी देखे ना कि कर्जा भी देने के तैयार नहीं। पहले सुनने में आया था मायदा हो गया, अभी तो कह रहे हैं कि जी अभी रखेंगे और बहुत सख्त शराइत के ऊपर वो आप लोगों को कुछ देगा। तो अब आप देखें जब इतने अभी शराइत नहीं है उसके, जो मुल्क का हाल है, जो मुल्क के हालात है इस वक्त जो आप लोग देख रहे हैं, तो अगर उसके शराइत पे आप लोग आएंगे तो फिर मुल्क में क्या आएगा? फिर तो लगेगा लोग एक दूसरे को कत्ल करना शुरू करेंगे। आपको जवाब की जब एक्सपोर्ट अब आप ये अंदाजा लगाएं कि शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि शुक्र करें कि मुल्क को मैंने जल्द से जल्द संभाल लिया, इसकी भाग दौड़ ले ली, वरना तो दिवालिया निकल गया था इस मुल्क का। तो अभी क्या हो रहा है इस मुल्क का? सवाल पैदा होता है। बाकी आप लोग बताएं कि आप लोग क्या कहते हैं। चले मैं आपसे जवाब लूंगी, छोटे से ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ, साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आए। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम तकरार और आप देख रहे हैं अपने चैनल आवाज इंटरटेनमेंट में देख रहे हैं
जी जनाब, मैं बात कर रही हूँ मुल्क के हालात के सिलसिले में। आजकल जो मुल्क में किस तरह के हालात हुए हैं ये आप भी जानते हैं। ज़मीनी इलेक्शन हो रहे हैं जिसमें इतनी मार धाड़ की जा रही है, इस तरह एक दूसरे के सर फाड़े जा रहे हैं। मुल्क में महंगाई का तूफान आया हुआ है, लोड शेडिंग का एक तरह से एक बहुत बड़ा तूफान है। लोगों के पास पानी नहीं है, बिजली नहीं है। अब आप बताएं, बिजली इस कदर महंगी है कि लोग बिल भरे लोड शेडिंग के बिल भरे, इतने ज्यादा बिल आ रहे हैं। हालात देखिए किस कदर खराब होते जा रहे हैं मुल्क के अंदर। कौन लेकर आएगा इस मुल्क का, कौन है जिम्मेदार हालात खराब करने का, और कौन लेकर आएगा बेहतरी मुल्क के अंदर। पहले तो बहुत सारी हुकूमत के दौरान जब भी हम बात करते थे पहले वाली हुकूमत के खिलाफ, लोग आके कॉलर जरूर बात करते थे कि जी ये हुकूमत आई है, इसको सियासत नहीं करनी आती, इसको हुकूमत नहीं चलानी आती। ये एक तजर्बेकार वापिस आए हैं जिन्होंने 3 दफा के वज़ीर आज़म रह चुके थे, जो वापिस आए जिन्होंने कहा था कि हम हुकूमत संभालेंगे। 11 जमातें एक साथ इकट्ठी हुई थी, तो आज ये 11 जमातें बैठ के क्या कर रही हैं मुल्क के अंदर। इस तरह लोगों की चीखें निकल गई हैं, लोगों का बुरी हालत है। इलेक्शन में इतना मार कुटाई की जा रही है, इतने लोगों के सर फाड़े जा रहे हैं, इतने पथराव किए जा रहे हैं। तो आप देखेंगे जब इमरान खान कहते थे कि धांधली से ये वोट जीत के आए, तो बड़े कॉलर आके कहते थे कि जी साफ और शफाफ इलेक्शन, जो भी पार्टी हारती है हमेशा कहती है धांधली धांधली। तो अब आप बताएं कि अब तो पूरा मीडिया समझे आजाद मीडिया हो गया सारा, आप आंखों देखा हाल मीडिया पे देख रहे होते हैं और आपको बताया जा रहा होता है कि ये देखिए ये हाल है मुल्क का। तो ठीक है, मानते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत सारे काम नहीं किए थे जो उनको करने चाहिए थे, जो उन्होंने वादे किए थे वो आवाम से वादे करके जो आए थे कंटेनर पे खड़े होकर। हमने खुद कितनी दफा शो में यही कहा कि जी कंटेनर पे जो वादे किए उन्होंने घर देने के, इसके देने के, वो नहीं किए थे उन्होंने। और कहा था कि जब बिजली का बिल इतना ज्यादा आए तो बिल फाड़ देना चाहिए। उनके जमाने में महंगाई थी मगर इतनी नहीं थी जितनी शिद्दत कर गई। ये तो आप लोग एग्री करेंगे इस बात से या नहीं करेंगे, या आप लोग कहेंगे कि जी हर पूरी दुनिया में महंगाई है, महंगाई को छोड़ दो। मगर उस जमाने की महंगाई और इस जमाने की महंगाई को थोड़ा सा देखें कि किस कदर महंगाई है। जब वो वाले इमरान खान की हुकूमत के दौरान महंगाई थी तो तब भी मैंने इस पे आवाज उठाई थी और आप लोगों से डिस्कस किया था, आप लोगों से बात की थी, आप लोगों ने आके बताया था। अभी आप देखें कि मैशियत कहाँ खड़ी है, मुल्क किस हालत में है। तो अब तो आप लोगों का वक्त है आवाज उठाने का। तो आप लोग अभी तो बिल्कुल खामोश होकर बैठ गए कि आप लोगों को लग रहा है कि चलो छोड़ दो इस मुल्क को, जिस हालत में भी पड़ा हुआ है मुल्क जाए। अब हम लोग तो बस अपनी आराम से या बाहर मुल्कों में हैं। पहले तो आप लोग बड़े बढ़ चढ़ के आते थे कि जी इस नालायक हुकूमत को चले जाना चाहिए, इस इमरान खान की हुकूमत को तो खासकर चले जाना चाहिए। पर अभी आप क्या सोच रहे हैं? अब आपकी सोच क्यों नहीं चेंज हो रही है? अब आप यकीन करें, अगर सिर्फ अपने मुल्क के लिए अगर आके बात करें तो आप लोग सब जाग जाएंगे। आप अपनी किसी पार्टी से ताल्लुक नहीं रखें कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट कर रहा हूं तो इसी पार्टी के बारे में आके बोलूंगा। नहीं, आप अवाम के लिए बोले, मुल्क के लिए बोले। यहाँ तो आप बोल सकते हैं ना, तो आप क्यों नहीं बोलते? आप लोग क्यों नहीं अपनी आवाज निकालते? आप लोग सिर्फ अपनी पार्टियों को सपोर्ट करते थे, तो तब तो आप बड़े आके बात करते थे, बड़े आके गुफ्तगू करते थे। मगर अभी आपको गुफ्तगू करने के लिए है नहीं, इसलिए कि आपकी सारी वही उन्हीं की हुकूमत आई है। फजलुर रहमान पे भी आके बड़ी आप तारीफें करते थे कि जी फजलुर रहमान का बहुत अच्छा दिमाग है और वो तो चाहे तो अभी अवाम को निकाल लेगा, हर जलसा कामयाब किया है, ये किया है, वो क्या है। फजलुर रहमान की भी आप लोग तारीफों के बहुत ज्यादा पुल बांधते थे। आज फजलुर रहमान साहब खुद जरदारी से लड़े बैठे हुए। अब आप देखें इनकी आपस में ही फूटे पड़ गई हैं। जो 11 जमातों की जो जमातें बनी थी ना, जिन्होंने एक बनाई थी पीडीएम, तो अब वो पीडीएम कहाँ खड़ी हुई है? एमक्यूएम, जिसने धोखा दिया था पीटीआई को। अब एमक्यूएम खुद आके मीडिया में बोल रही है कि हमें कॉल की गई थी, हमें कॉल आई थी, तो जिसकी वजह से हमें जिससे कहा गया हम मुड़ गए। हमारे बहुत सारे नुमाइंदे ऐसे थे जो जाना नहीं चाहते थे पीटीआई को छोड़ के। पीटीआई ने बहुत हमारे साथ जितने वायदे किए और जितने वादे किए थे, जो मुआहिदे किए थे, वो उसने पूरे किए। पर मुस्लिम अब पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है जरदारी। तो अब कदर हो रही है इन लोगों को उस वक्त की। उस वक्त तो एंड टाइम तक इन लोगों ने धोखा दिया उसको। जी हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो समीना। वालेकुम। समीना, मैं ये कहना मुझे पता ही नहीं चला कि आप ऑन एयर भी हो गई कॉल में। मैं समझी शायद मैं बात कर रही हूँ एक और थी, आप बोल रही थी तो फिर मैं बीच में खामोश रही, मैंने बोला नहीं ना। अच्छा अच्छा अच्छा, मुकम्मल कर ले। अरे बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मगर आप ये देखें कि पाकिस्तान के जो हालात चल रहे हैं उसके ऊपर तो कम से कम मैं कहती हूँ कि अब आप भी देखें, आप भी पहले आके किसी को सपोर्ट नहीं करती थी, न्यूट्रल बोलती थी, मगर लोग कहते थे कि शायद आप किसी पार्टी को सपोर्ट कर रही हैं, किसी पार्टी की तरफ है। जब मुझे पता था कि आप किसी पार्टी की तरफ नहीं, आप अपने मुल्क के लिए हकीकत से हकाइक से पर्दा हटाती थी। हाँ, और आप आगे एक्सप्लेन भी करती थी कि मैं किसी पार्टी की नहीं थी। आप बस आप किसी पार्टी की थी
आप किसी पार्टी की और देखिए मैं भी यही कहती हूँ कि अगर आप ये देखें कि अगर आप लोग किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, अगर आप मुल्क से मोहब्बत करते हैं और आप मुल्क के लिए बात करना चाहते हैं तो जरूर आइए और बात कीजिए, जो सही है उसको हकाइक को बयान कीजिए यहाँ पे आके। तो आप लोग हकीकत को क्यों नहीं बयान करते? वहाँ की जो हकीकत है उसको बताइए, पाकिस्तान की क्या हकीकत है, पाकिस्तान में हकीकत में क्या हो रहा है मुल्क के अंदर, पर आप लोग क्यों इतना चुपकी लेके बैठे हुए रोजा रख के? या इमरान खान साहब ये एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब की ये लड़ाई आपस में शुरू हुई और उस लड़ाई पर उन्होंने सोचा कि भाई अब इमरान खान साहब को हम कैसे सबक सिखा सकते हैं, तो ऐसे सबक सिखा सकते हैं कि अब पीडीएम वाले या जो भी 11 जमाती थी इनको थोड़ा सपोर्ट करते हैं। यानी कि आपको लग रहा है अंदर खाने की बातें यही है कि है ना इन्होंने जो लगता है, क्योंकि सभी ना साजिश तो पूरी की पूरी ये जो भी हुकूमत आकर बैठी है 2 महीने तक, तो लगता है तो साजिश तो इसके खिलाफ हुई है, क्योंकि इस हुकूमत ने क्या हासिल किया है इक़्तिदार संभाल के? इनको तो इक़्तिदार संभालना ही नहीं चाहिए था, इनको तो कहना चाहिए था कि भाई मगर आपने देखा था कि इक़्तिदार संभालने के लिए कितने बेचैन थे। आपको नहीं लगता कि ये जो इक़्तिदार संभालने के लिए आए थे तो उन्होंने अपने सारे जो जुर्म थे, जो इनकी सजाएं हुई थी, सब इनको वो माफ कराने थे, अपनी सजाएं माफ करानी थी। अब जी ये सियासतदान तो अपनी हर चीज को माफ करा देते हैं। साइकिल चोरी कर ले आप, उसका सारी जिंदगी मुकदमा आपकी जान के साथ चिपका रहेगा, ना आप कहीं जा सकते हैं और पेशे तो यही ना आपने कहा ना कि इनको क्यों इतनी जल्दी थी इक़्तिदार संभालने की, तो इनको इसलिए जल्दी थी कि इनकी सजाएं होने वाली थी। ये खुद आपने नहीं देखा कि इनके ही कारकुन ने आके मीडिया पे बताया कि जी हमें तो लग रहा था कि वज़ीर आज़म ये इमरान खान आ गए, वापिस आ गए, इनके बारे में यही सुनने में आ रहा था कि अगर ये आ गए, आने के बाद 15 साल तक ये यहीं रहेंगे और हम लोग को सजाएं होने वाली थी, जिसकी वजह से हमने ये स्टेप उठाया। तो आपने देखा कि साफ तरीके मीडिया में बोला, क्योंकि इमरान खान साहब को अगर इन्हें सजाएं देनी होती और इमरान खान साहब के पास उनके प्रोसिक्यूटर ने केस को सही से लेके चला होता। बात आपने सही कही कि ये आपने देखा था कि मेरे खुद कॉलर आके बोलते थे कि इमरान खान के साथ, एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मेरे कॉलर खुद आके बोलते थे कि मेरे पास खुद कहते थे कि इक़्तिदार में तो है पर इख्तियारी नहीं है इमरान खान के पास। अब आप अंदाजा लगाएं कि जब वो ही नहीं था, इख्तियारी नहीं था, तो इमरान खान करते क्या? इसके ऊपर कुछ नहीं कर सकते थे ना, मेन मसला तो ये था। तो कैसे लोग बोले थे? जी आपके लिए भी मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको तो तरीके से लूला लंगड़ा इक़्तिदार मिला था, तो उन्हें ये बात मेंशन करनी चाहिए थी कि मैं रिफॉर्म्स कुछ कर नहीं सकूंगा, क्योंकि मैं तो कुछ करने के अभी काबिल नहीं हूँ, ना मेरे पास कोई इख्तियार है कि मैं कुछ कर सकूँ। तो जो लोग रिफॉर्म्स करने के रास्ते में जो रुकावट बन रहे थे, रिफॉर्म्स कौन से इदारे में की गई है? भाई सिस्टम मुल्क का काम करता है, हुकूमतें आती हैं जाती हैं, लेकिन सिस्टम चलता है अपनी जगह पर, काम करता है, लोगों की बेसिक नीड की जरूरियात की चीजें ही पूरी नहीं हो रही है, ना जराब की जरूरत पूरी हो रही है, ना बिजली की जरूरत हो रही है, ना पानी की जरूरत पूरी हो रही है, तो आवाम की दर जाएगी। उसके ऊपर से ये बताया जाता है कि भाई ये पुराने मुआहदे हुए थे, तो भाई पुराने भी मुआहदे हो रहे थे तो करता धरता पाकिस्तान की आंखों में सुरमा लगा के क्यों बैठे हुए थे उस वक्त? एक सेकंड, तो इमरान खान साहब उनकी तारीफों के पुल बांधते थे, वो इमरान खान साहब के वजीर कहते थे कि वो जो बाजवा साहब है वो कौम के बाप हैं, तो क्या हो गया? और बाजवा साहब को इमरान खान कहते थे कि बहुत ज्यादा न्यूट्रल इंसान है, उसने अपने बयान में कहा, ये आपने सुना था। हद कर दी थी समीना, वो जो और ये जान मकबूल साहब है, उन्होंने तो एक ख्वाब बता दिया था, कभी कौन सी हस्ती का, कि प्यारे नबी ने उनको ख्वाब में देखा था कि उनको जो है वो बना दिया जाए। तो ये इस किस्म का मीडिया की भी आप बात कर रही थी ना, मीडिया पे आ रहा है, तो इस किस्म का मीडिया जबकि जानेबदार होकर लिफाफे पकड़ेगा तो वो रिपोर्टिंग भी अपनी मर्जी की करेगा। जब 10 के इलेक्शन में पूरा अमला गायब हो गया था, उस वक्त इलेक्शन कमीशन कहाँ था? उस वक्त इलेक्शन कमीशन जो है पीटीआई उसको सपोर्ट कर रही थी। अब क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो दूसरी जमात आ गई है, वो अपने लोग भर दिए उन्होंने, तो वो कह रहे हैं हम इलेक्शन की रिजल्ट ही मानेंगे। तो ये सिलसिला कब तक चलेगा कि जैसे इक़्तिदार से आप उतरे तो सारे इदारों की बैंड बजाएं, जब इक़्तिदार में बैठे तो बोले इदारे बहुत अच्छे हैं। ये सब कुछ करने से यही सिचुएशन पैदा होगी जो भी मुल्क में पैदा हो चुकी है, क्योंकि आवाम और मुल्क का दोनों का नुकसान ही हो रहा है इसके अंदर, किसी को कोई फायदा नहीं हो रहा। जितनी भी जमाते हैं देखिए वो तो अपने अपने लीडरान को जो है वो अपनी लीडर को सच्चा मानेंगे, और भाई आपको चाहिए कि जरा इस बात पर गौर करें कि एक सेकंड, एक कॉलर को भी ले लूं, एक सेकंड साथ रहे। जी हेलो, जी हेलो, जी वालेकुम सलाम, बहुत बिल्कुल ठीक ठाक, बोलिए जी। अब मुझे आप बोलने का तो मौका देंगी तो मैं बोलूं? अच्छा चले, मैं पहले उनका पूरा मैसेज लूं फिर आपसे बुलाती हूँ। जी बोलिए। आप इनसे बस बात करने में यही कहना चाहती हूँ कि अवाम और मुल्क की किसी को पड़ी भी नहीं है, हर कोई बस अपने इक़्तिदार को धूल देना चाहता है, या चाहता है 50, 60, 70 साल के लिए कुर्सी से मैं चिपक जाऊं और कोई मुझे वहां से हिलाना। बात आपने बिल्कुल सही कहा कि लोग चाहते हैं कि अपनी कुर्सी को संभाल लें और कुर्सी से हिलाए कोई ना, और उसी पे बैठे रहें जमे में। बिल्कुल सही। जी बोले अब आप। जी सिस्टर जी। अच्छा, अभी आपने तारीफ करी यही बहन की कि जी बड़ी आपने ना पहले आप किसी पार्टी में थी, ना अब आप किसी पार्टी में, ना फ्यूचर में किसी पार्टी में होंगी। 5 मिनट तक तो वो इमरान खान के बारे में कहती नहीं कि इमरान खान को किस हकीम लुकमान ने कहा था, किस फलान धमाका ने कहा था, और इमरान खान ने क्या कर दिया इस मुल्क के लिए, और की है साजिश जो है वो इस हुकूमत के खिलाफ हुई है, इमरान खान के खिलाफ साजिश नहीं हुई है। सिस्टर देखें, इस मुल्क जिसको आप कहती है ना ये हमारा इस्लामी मुल्क,
लानत भेजता हूँ ऐसे इस्लामी मुल्क के ऊपर। मैं इस्लामी मुल्क कहती हूँ, मतलब हमारा मुल्क प्यारा पाकिस्तान में बोलती हूँ हम जी। लोग बोलते हैं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस मुल्क का नाम है ना। मैं लानत भेजता हूँ ऐसे मुल्क के ऊपर कि जहाँ पे इस तरह का कानून हो, इस तरह के हुक्मरान बैठे हो कि भाई हम इस यहूदी मुल्क के अंदर हम खुश हैं। इंसानियत है यहाँ पे, इंसाफ है यहाँ पे, हर आदमी खुद मुख्तार है, अमीर गरीब में कोई फर्क नहीं है इस मुल्क में। जी। आप देख लीजिए कि गरीब और अमीर में कितना फर्क है। सही है। तो आप बोलती हैं, हम यानी आप नहीं बोलती हैं, मैं बोल रहा हूँ कि इस्लामी मुल्क, इस्लाम हमें ये सिखाता है कि अमीर और गरीब में फर्क रखो। सही है। एक तो ये बात हो गई। इसके सबसे बड़ा कसूरवार जो है ना इस मुल्क के सिस्टर, मेरी नजर में कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना है कि उनको किस हकीम लुकमान ने कहा था कि आइए जी पाकिस्तान बनाइए इन शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जरदारी के लिए। भाई मेरी फैमिली इंडिया में भी रहती है, वो बहुत खुश है वहाँ पे। तो भले हिंदू सिख उनकी हुकूमत है वहाँ पे, मगर वो बहुत खुश हैं कि सिस्टर दुनिया में ये नहीं होता कि जी मुसलमान मुल्क बन गया तो सब खुश हो गए, सब खुश हो गए। ये जी ऐसा कुछ नहीं है। जब आपको वहाँ पे तहफ़्फ़ुज़, आपके बच्चों का मुस्तकबिल महफूज नहीं है तो वो मुल्क इस्लामी हो या वो यहूदियों का हो या वो ईसाइयों का हो, वो सब बेकार है। तो दूसरी बात, अभी आपने जो बात करी इलेक्शन की, तो मेरी बहन पंजाब में जो इलेक्शन होगा तो उसमें आंख बंद करके आप सुबह जब खोलेंगी तो अपना हमजा शहबाज शरीफ जो है वो ऐसे जीते होंगे कि पाकिस्तान की सबसे पॉपुलर आदमी जो होगा वो हमजा शहबाज शरीफ होगा। तो आपको यकीन है? आपको यकीन है? बिल्कुल यकीन है कि इमरान खान जैसे इंसान ने जब ये बात बोल दी है ना कि भाई ये इलेक्शन कमीशन जो है ये दूसरी इनकी पार्टी है, तो बात वहाँ पे खत्म हो जाती है सिस्टर। जी भुट्टो के नारे लग रहे थे और ठप्पे लग रहे थे, अगर आपने खबरों में देखा हो, जी भुट्टो के नारे लग रहे थे और ठप्पे लग रहे थे सिंध के इलेक्शन में जी। तो मेरी बहन अगर इस यहाँ पे इलेक्शन कराने, फेयर इलेक्शन करा लो, पता चल जाएगा इमरान खान कहाँ खड़ा हुआ है। मगर बात ये है कि ये मैंने आपसे कहा है ना कि हम बोलते हैं इस्लामी मुल्क, इस्लामी मुल्क के अंदर ये काम नहीं होता जी। तो मैं इस मुल्क पे लानत भेजता हूँ कि जो इस मुल्क में इस तरह के हुक्मरान हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इराक हो, चाहे वो तुर्की हो, कि जिस मुल्क में इस तरह के हुक्मरान हो उसके साथ ऐसे ही सुलूक होना चाहिए। मैं बहुत खुश हूँ एमक्यूएम के साथ जो हो रहा है ना सिस्टर जी, दिल से खुशी है कि इतना पिटे। मैं खुद आपको पता है एमक्यूएम सपोर्टर था, मगर ये लोग गद्दार हैं। ये जो आपके खालिद मकबूल सिद्दीकी वगैरह है ना, ये सब करती है, सिर्फ मफाद परस्त है। इस तरह से पैसे मिल जाए जेब में रखो, भाड़ में गई सब। अभी आप देखें ना कि वहाँ पे जो इलेक्शन हुआ है, एक बेचारा आदमी मर गया कराची में जो इलेक्शन हुआ है हल्का 240 में, एक बेचारा आदमी मर गया, मारा इन्होंने नहीं। क्योंकि सिस्टर ये वही पार्टी है, सिर्फ नाम चेंज है, पीछे उनके वही लोग हैं। हाँ, काम करने वाले तो वही है ना जो पहले काम करने वाले सब वही हैं। बोरिया बन लाशें मिलती थी, हर चीज बोरिया बन लाशें वही लोग हैं ये। तो मेरा कहने का ये मतलब है सिस्टर के इलेक्शन आप पंजाब में फेयर करा दें, आप देख लेंगे इमरान खान की पोजीशन क्या है, मगर इलेक्शन फेयर होगा नहीं। बस मैं इतनी बात कहना चाह रहा हूँ जी। आपने कहा था पूरा टाइम देना, मेरे साथ मौजूद है जी। हेलो जी, हेलो। हाँ जी साजिद भाई, कहाँ थे आप? फ्राइडे को मैंने बहुत मिस किया आपको। नहीं सर, मैं यही पे था। मैं फ्राइडे को एक्चुअली मैं निकला हुआ था जरा बाहर जी। अच्छा। बहरहाल ये जो आपने बातें की हैं, बहुत सारी बातें आपकी बहुत अच्छी हैं और जी चाहता है इनसे इत्तेफाक किया जाए, क्योंकि वो बातें हैं ही सही। बहुत हालात खराब होते जा रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा कि क्या होगा। आप ये बताएं ना, होगा क्या इस वक्त, मुल्क का क्या होगा? अपना गुस्सा तो निकालते हैं, आगे बात करते हैं। आप बताएंगे, आपको लगता है कि हमजा शहबाज शरीफ वापस आएंगे पंजाब में? देखिए वो तो शहबाज शरीफ का तो हमजा शहबाज जो है ना पंजाब में जिम्मी इलेक्शन में कामयाब होंगे नजर नहीं आ रहा है। लोगों का शोर मचा है मीडिया पे, अगर फेयर इलेक्शन हुए तो कामयाबी नजर नहीं आ रही उनकी। मेरा नहीं ख्याल वजारत खो बैठेंगे या नहीं खो बैठेंगे, या वजारत इनके पास ही संभाल के बैठेंगे? नहीं, कामयाब होने के चांसेस बहुत कम है। आपको ये लग रहा है? ये अभी बता रहे हैं इन्होंने 100% कह दिया। विंदर भाई आप कैसी बात कर रहे हैं कि कामयाबी, हमजा शहबाज अगर कामयाब नहीं हुआ ना, ये हुकूमत ही खत्म हो जाएगी मेरे भाई। तो हुकूमत वहाँ तो खत्म हो जाएगी, पंजाब की तो खत्म हो जाएगी अगर हमजा शहबाज आ गया वहाँ से। मैं कह रहा हूँ पूरी हुकूमत खत्म हो जाएगी, शहबाज शरीफ की छुट्टी हो जाएगी सिस्टर।
साजिद भाई आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए फेयर इलेक्शन अगर होंगे तो कामयाबी के चांस कम है, लेकिन फेयर इलेक्शन करवाया मेरे भाई। इन्होंने कहा कि फेयर इलेक्शन नहीं होंगे, होने नहीं दिया जाएगा फेयर इलेक्शन। जी फेयर इलेक्शन तो होंगे ही नहीं, उससे तो कामयाब करवाना है। साहब ये मैंने यही तो सिस्टर से कहा है कि सुबह जब होगी, यानी जब नेक्स्ट डे आप उठेंगी ना सो के, तो हमजा शहबाज को लोग ऐसे पहचान रहे होंगे कि इमरान खान का कोई नामो निशान ही नहीं था दुनिया में, कोई जानता ही नहीं था इमरान खान को। ऐसे मार्जिन से जीत चुका होगा वो हमजा शहबाज। बिल्कुल ऐसे ही होगा। नहीं, जरूरी नहीं है कि अगर जो ताकतें इनको लेकर आई हैं, अगर वो ताकतें साथ दें तो 1 मिनट में पासा पलट सकता है मुल्क का। आप ये बात ना कहें। सिस्टर पासा पलटना होता ना तो उनको लेके आना ही नहीं होता, ये इलेक्शन करवा देते सिस्टर। बिल्कुल सही। तो अभी जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो गरीबों की चीखें निकली हुई, तो आपको क्या लगता है कोई नहीं आएगा, कोई नहीं उठेगा, कोई मुल्क को नहीं संभालेगा? क्या मुल्क इसी तरह चलता रहेगा? इसी तरह महंगाई, अभी शहबाज शरीफ ने तो साफ तरीके से कहा है कि महंगाई तो मजीद होगी, महंगाई का बोझ उठाना पड़ेगा, बिजली भी ज्यादा महंगी होगी, पेट्रोल भी महंगा होगा, उसके प्राइस भी बहुत ज्यादा महंगे होंगे। डॉलर तो आपने देख ही लिया क्या हाल हो रहा है डॉलर का। तो देखें सिस्टर, बात दरअसल ये है, ये पाकिस्तान में इतनी ताकत है, इतनी जान है, इतना सख्त मुल्क है ना, सख्त से मतलब इसमें सख्तगी इतनी है, इसको जितना मारोगे उतना ही मजबूत होता है। आप समझे नहीं समझी? तो ये जब हुकूमत, अगर इनको, जब इमरान खान की हुकूमत थी, इनके क्या था जी पाकिस्तान का दिवालिया निकल चुका है और ये हो चुका है और वो हो चुका है, इन्होंने हुकूमत क्यों ली? भाई इमरान खान तो यही कह रहा था ना कि इनको सिर्फ अपने से इनको NRO 2 चाहिए, और वो इनको मिल गया। NRO 2 तो खुद ले लिया ना उन्होंने, अपने आप ही ले लिया NRO 2। जी, सबसे पहला काम उन्होंने यही किया है। सबसे पहला काम आप ये देखिए कि उन्होंने रोटी की कीमत कम करी, मैं कपड़े बेच दूंगा और रोटी जो है वो सस्ती कर दूंगा। वो ये सिस्टर, ये लोग चीटर तरीन लोग हैं, पता नहीं किस मट्टी के बने हुए हैं, अल्लाह ने इनको किस मट्टी का बनाया है कि जो शैतान को भी, मेघाल में शैतान भी उस मट्टी का नहीं बना, ये उस मट्टी के बने हुए हैं। कि इनको अवाम की कोई फिक्र नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ इनको अपना NRO लेना था, अपनी दौलत बचानी थी, अपनी दौलत बचानी थी। तो आप देखें ना कि इसाक डार पहले तशरीफ नहीं लाए थे, अब तो इसाक डार का ऐलान कर दिया गया कि जुलाई में तशरीफ ला रहे हैं। फर्द जुम आई था उनके ऊपर, इसाक डार के ऊपर, अब वो वजीर खजाना बनने के लिए आ रहे हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब से तो संभाला नहीं गया, तो शहबाज शरीफ को कोई और नहीं मिला, उनको इसाक डार को ही बुला रहे थे, बुलाना है उन्होंने। सिर्फ वही पुरानी शक्लें हैं। मेरी बहन, मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, अल्लाह आपको उम्र नूर अता करे, आप इस दुनिया से चली जाएंगी, ये कमीने लोग जिंदा रहेंगे, ये जिंदा कयामत तक रहेंगे। आप देख लीजिएगा, ये मरने वाले नहीं है, मरने वाली सिर्फ रहेगी। और ये जो है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि गरीब आवाम की चीखें निकलती रहेंगी और ये इसी तरह हुकूमतें चलती रहेंगी, इसी तरह ये लोग रहेंगे। अभी तो आप देखिए मुल्क के इतने हालात खराब है कि लोग वहां से भागने के लिए तैयार बैठे हैं, किसी तरह हमें कहीं का भी मिले और हम निकले वहां से। मुल्क इस पोजीशन में पहुंचा दिया लोगों ने, इस वक्त जो हालात चल रहे हैं मुल्क के, बिल्कुल सर अंदाजा लगाएं। और फिर इसके बाद आप ये देखें ना कि जो अभी हुए सिंध के अंदर जो इलेक्शन हुए, आपने देखा कि सिंध के अंदर कितनी मार धाड़, कैसे सर फाड़े गए, किस तरह डंडे निकले सिंध के अंदर। ये भी मेरे ख्याल में गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में होगा कि किसी मुल्क में, किसी उसकी स्टेट के अंदर 3000 आदमी बिला मुकाबला जीत गए। आप ये सोचिए, अंदाजा लगाएं, बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में आएगा कि पीपल्स पार्टी के 2900 लोग जो थे वो बिला मुकाबला जीते हैं वो। वाह क्या बात है लिंदर भाई, मैं अपनी खबर थोड़ी बता रहा हूँ, खबरों में। एक सेकंड होल्ड जी। हेलो जी, हेलो जी, बोले जी जी। इन्होंने तो सोच के आए थे ना, वो बता रहे हैं कि मैं अपनी खबर नहीं बता रहा विंसर भाई को, ये मैं हकीकत बता रहा हूँ। जी आपने क्या कह रहे थे भी, आपकी बात हुई। लेकिन ये सही बात है, ये कि ये आवाम के लिए थोड़ी आए, इनको तो पहले बाप था, बेटा है, फिर उसके बाद उसकी बेटी, फिर उसके अब वो ये सोच के आए हुए आवाम के बारे में नहीं, पैसा बनाने के बारे में। हर वो कर्जा जो IMF से मिलने वाला है वो बंडर बाट हो जाएगा, तो ऐसी तैसी हो जाएगी पूरे खजाने की, फिर कहेंगे जी और महंगाई करें। तो आप बताएं कि और महंगाई करें, तो अभी जो महंगाई इस कदर की हुई है, बेचारे लोग परेशान हैं, और महंगाई करेंगे तो आवाम कहाँ जाएगी? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि देखें, या तो आप इतनी ऐसी आपकी बहुत ऐसा एजेंडा आप लेके आए थे कि जी बस ये
आप देखिए हमारी हुकूमत आती, ये पहले काम करेंगे, हम ये करेंगे। अच्छा, अभी मेरे कॉलर ने कहा कि हमजा शहबाज शरीफ रात को सुबह सो के उठेंगे तो आप देखिएगा हमजा शहबाज शरीफ कितनी अक्सरियत के साथ जीतेंगे इलेक्शन के अंदर। आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? आपने भी तो देखा है आज का पूरा रिजल्ट। देखिए उसमें क्या आ रहा है, उन्होंने हर वो आदमी को रेडी कर दिया है जो उसके अंदर इन्वॉल्व होगा या वो उसके कोई ना कोई लिंक होंगे, जो उस आदमी को ऑर्डर देगा वो काम करेगा। तो वो ये सारी चीजें करने के लिए तो आए हैं भाई, इलेक्शन जीतने के लिए इसीलिए आए कि जितनी भी पुलिस का डिपार्टमेंट है या वो इलेक्शन कमीशन का जो, यानी कि आप वो बात कह रहे हैं जो यास्मीन राशिद ने कही है कि इन लोगों ने वही लोगों को बिठा दिया, ये लोग पूरी धांधली करेंगे। जी मगर कासिद है या जो भी एक करता धरता जो ऑफिस का जो फाइलिंग वगैरह लेके इधर उधर से जाता है, वो छोटा सा मुलाजिम है जो उसकी तनख्वाह कुछ भी नहीं है, लेकिन उसको भी इतना अलर्ट कर दिया है जितना वो ऑफिसर को कर दिया है। तो सबको रेडी कर दिया है कि किसी भी टाइम जब भी हो गए इलेक्शन अनाउंस हो रहे होंगे और तुम्हें अपना काम करना है, वो काम ये करना है ठप्पे लगाना है बस। तो ठप्पे की तो ये तो मसले मसाइल रहेंगे। फेयर एंड फ्री इलेक्शन आप सोचना ही निकाल दें दिमाग से कि इनके दौर में जब खाकानाबाजी अपने मुंह से, तो ये जो इमरान खान जो है ना इतना ज्यादा अपनी स्पीच में कह रहे हैं कि जाओ और बल्ले को वोट दो और इन चोरों से वापस लो अपना इख्तियार। अगर ये चोर सारे चोर इख्तियार में बैठ गए तो मुल्क तो गया आप लोगों के हाथों से, आप लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा। तो इस दाने पे लाके खड़ा कर दिया है जी कि वो ये नहीं कह सकते कि जी 3.5 साल वाले का गेम नहीं है ये वही पिछले 15, 20, 30 साल से जो घूमते चलती चली आई हैं वो विरासत में मिल रहे हैं। इसको खजाने में जो लूट मार हुई भी है उसका कौन हिसाब देगा? कोई नहीं देता है। जो देता है वो डिपार्टमेंट ही बंद कर दिया। क्या करेंगे आप? किससे आप हिसाब लेंगे? एक आम वोटर है, एक आम आदमी है, उसकी रसाई नहीं है वहां तक। इसीलिए इनके एहतसाब के लिए नैब का ये डिपार्टमेंट था वो बंद, FIA भी फारिग बैठे, जो आना जा रहा है वहां से जो काउंटर बना है एयरपोर्ट से वो भी हटा रहे हैं। जिसको मर्जी जाए, जो आना चाहे आना जाना करे इस तरीके से। देखिए इस तरीके से हुकूमतें चलाने का नहीं चलेंगी ऐसे। क्या ये हुकूमत कोई भी हो, मुल्क का निजाम एक सिस्टम चाहिए ना भाई। आप सिस्टम को बेहतरी की तरफ लाना ही नहीं चाहते। आप तो हर वो आदमी जिसपे चार्जेस इतने बड़े बड़े लगे में वो आराम से पासपोर्ट अपना बनवाता है और पाकिस्तान चला आ रहा है। तो ये इसको क्या लाकानूनियत ही हुई ना भाई। और इसको डिफाइन करें, ये लाकानूनियत है। आपके कानून साजी कुछ ऐसी है ही नहीं, या कोई आपकी अदालतें ही काम नहीं कर रही भाई। अदालतें काम करें तो बात है ना। आप हाई प्रोफाइल केसों को भी लेके बस चलते हैं तो क्या टाइम पेज खत्म, छुट्टी हो गई, उन्होंने स्टे ले लिया। तो वो यही कहते थे ना कि 4-4.5 हजार नैब के केस स्टे ऑर्डर लिए हुए। जी स्टे ऑर्डर लिए तो क्या करे कोर्ट? जो रूल्स हैं जो उसकी रिक्वायरमेंट। अब आप देखें ना कि नैब के इदारे को खत्म कर दिया, हर चीज को तो उन्होंने वो उधर तो फूड स्ट्रीट बना देंगे उसको बिल्डिंग में। मेरी बहन मेरे को एक बात का आप जवाब दे दें कि जो आपके बाजुआ हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, सही है, क्या वो सऊदी अरब के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है कि जो उनको वहाँ पे 4-4 तमगे पहनाए जा रहे हैं? भाई कोई और 109 दुनिया में 109 ममालिक हैं, कोई और ममालिक उनको कोई तमगा क्यों नहीं देता सिवाय सऊदी अरब के? क्यों 4 तमगे दिए जा रहे हैं? किस बात के दिए जा रहे हैं भाई? जी मिस्टर ये सब पट्टू हैं सऊदी अरब के, ये सब पट्टू हैं। राहिल शरीफ को आप उठा के देख लें, वो पूरे इस्लामी जो ममालिक है ना सऊदी अरब में, उसके वो सरबरा है वहाँ पे, हैं वो पाकिस्तानी मगर वो सरबरा बने हुए वहाँ के। तो सिस्टर ये सब पेड जितने भी हैं ये सब पेड लोग हैं, सब पेड लोग हैं ये। तो पाकिस्तान का निजाम चल कैसे सकता है मेरी बहन? पाकिस्तान का निजाम कैसे चल सकता है आप कह रहे हैं मेरी बहन? तो फिर पाकिस्तान को कौन संभालेगा, कौन उठाएगा? ये इतना प्यारा पाकिस्तान मुल्क कहाँ के? वही मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं इमरान खान सपोर्टर क्यों हुआ हूँ कि उस आदमी ने आके सच बोला है कि नहीं अमेरिका साजिश कर रहा है, ये जर्नल जो है ये सब ये फौज इनके सच न्यूट्रल। इमरान खान ने आज बोला ना एम्पायर किसको बोला है? इन चोरों के साथ एम्पायर नहीं मिल जाए हम इनको हरा के रहेंगे, यही बोला है ना उसने। उसने उन्हीं को बोला है, उसने उन्हीं को बोला है। तो मेरी बहन एक आदमी आवाज तो बुलंद कर रहा है ना, वरना गरीब की तो आवाज। और आप ये देखें ना कि गरीब की आवाज तो उन्होंने दबा दी है, पर एक आदमी जो आवाज बुलंद कर रहा है तो अब उसके साथ खड़ा कौन होगा? तो अवाम को खड़ा होना है ना सबसे मेन चीज। 1 मिनट के लिए होल्ड करें। जी हेलो जी
तो ना हमें ये कहना चाहिए, देखिए इमरान खान साहब ने ये बोला कि वो नया पाकिस्तान कहते थे कि नया पाकिस्तान में बना रहा हूँ, लेकिन उस नया पाकिस्तान को बनाने के लिए आप देखें कि उनके वजीरों को देख लें, शेख रशीद साहब को देखे तो मुशर्रफ साहब के दौर में भी रहे और इन लोगों के साथ भी सिक्के रहे जो पुरानी पार्टियां थी, उसी के अंदर फवाद चौधरी का भी यही हाल था, शफकत महमूद का भी यही हाल था, खुसरो बख्तियार का भी यही हाल था, चौधरी परवेज इलाही का भी यही हाल था, फारूक नसीम का भी यही हाल था, और जो बैदा जलाल थी कोई एक, और उमर अयूब थे जो वफाकी वजीर, और आमिर कियानी। तो सारे पुराने लोगों को लेकर के नया पाकिस्तान इमरान खान साहब कैसे बना रहे थे, और उन्हें नया पाकिस्तान बनाने के लिए उन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया ना। वो अगर वो सजा देना चाह रहे, वो समझते थे कि भाई इन सारे लोगों ने ही सारी चीजें लूटी है, लूटमार की है, तो इनके खिलाफ प्रोसिक्यूटर ने मजबूत केस क्यों नहीं बनाए, अदालतों में क्यों नहीं जाकर के सही से मुकदमात को पेश किया कि भाई इनको सजा होती? तो सजा तो इसलिए हुई नहीं। और जहाँ तक एमक्यूएम की बात है, तो अभी मेरे भाई जो कह रहे थे कि राहिल शरीफ जो है सारे पेड लोग हैं, तो इन्हीं पेड लोग ने ही तो एमक्यूएम पे इल्जाम लगाया था ना। अल्ताफ हसन को भी हटाया क्योंकि इनको वहां से सिंध में ना पीपल्स पार्टी नहीं चाहिए थी, इनको कुछ नहीं चाहिए था, इनको पीटीआई लेकर आनी थी। पीटीआई वरना कराची से कहाँ से जीत सकती थी? नहीं जीत सकती थी वो, क्योंकि जो होता रहे वहां पर, आपको पता है हमारे मुल्क में जो एक हल्का बंदी होती है, लोग जो है वो अपनी ही बस कम्युनिटी को वोट देना चाहते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी यही है, उसके बाहर निकलना नहीं चाहते हैं लोग। तो जिस तरह से भी करके वो बंद पड़ा था, उन्होंने जो कुछ भी कारनामा सर अंजाम दिया, उस वक्त तो सारा मुल्क जो है वो फौज के साथ खड़ा हुआ था, उस वक्त तो उनकी जातियां नजर नहीं आ रही थी। तो किसी एक तबके को आप गद्दार नहीं कह सकते। फिर अगर गद्दारी पे बात आ रही है, तो जो लोग 70 साल से ये गेम चला रहे हैं पाकिस्तान की, और अभी भी चलाए चले जा रहे हैं, तो फिर गद्दारी के मुकदमे तो उनके ऊपर भी बनने चाहिए ना, कि आप अपने दौरे इख्तिदार में पूरी सहूलियात तो पाकिस्तान की स्टेट से हासिल करते हैं, उसके बाद आप जाके दूसरे मुल्कों में जाके अपने बिजनेसेस करते हैं। हम तो हमेशा आपके शो पे आकर मैं और कुछ और कॉलर बताते रहते कि बाजवा साहब के बिजनेसेस कहाँ पर है, कियानी साहब जो है उनके बिजनेस कहाँ पर है, तो उसको लोग हमेशा डिफाइन करते थे कि नहीं वो उनके भाई का है, फलाने का है, ढमका का है। अब जब पीटीआई के खुद इमरान खान के खिलाफ ये लोग हो गए, तो अब जो है वो फौज बुरी नजर आ रही है। तो जब तक किसी पार्टी के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ कुछ भी होता नहीं है, तो लोग समझते हैं कि सब कुछ ठीक है। मैं यही तो कहना चाह रही हूँ, मसला तो वहीं से शुरू होता है ना। नया पाकिस्तान बनाने का अगर ख्वाब दिखाया भी था, तो वो मैं हमेशा कहती थी पुराने लोगों को लेके आप कैसे बना रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई इनके पास तो इख्तियार ही नहीं था, तो जो इख्तियार नहीं था, दावा कैसे किया था? इख्तियारी नहीं था इनके पास, इख्तियार में थे पर इख्तियारी नहीं था, कुछ करना चाहते थे कर नहीं सकते थे। पूरा इख्तियार आ जाएगा जब वो नई हुकूमत बनाएगी, तो उनके पास पूरा इख्तियार आ जाएगा। इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। तो गारंटी तो हमारे मुल्क में किसी बात की भी नहीं है। और जितनी भी पार्टियां हैं, मैं तो सारी पार्टियों को मैं ये जरूर कहूंगी कि वो पार्टियां जो वो खुद जिम्मेदार है, क्योंकि 70 साल में पाकिस्तान का हशर खराब हुआ है। और ऑब्वियसली उनका सिस्टम उनका सही नहीं था। जब भी 15 साल 16 साल 17 साल पहले हम यहाँ पर आ गए कनाडा में, क्योंकि हमें पता चल रहा था कि वहाँ पे क्या सिस्टम चल रहा है, किस तरह से वो मुल्क चल रहा है, किस तरह बस अल्लाह के तवक्कल पे चले चला जा रहा है। तो अभी भी यही हाल है, अब तो और ज्यादा बुरा हाल हो गया। जब भी वहाँ पर जाओ तो देखकर सिवाय सोच के कुछ हासिल नहीं होता है कि आवाम को क्या मिल रहा है। तो किसी की हिमायत की कोई भी सियासतदान है, जो भी पार्टियां हैं, जब सियासतदान लोगों से वादे कर रहे होते हैं, तो उस वक्त वो कुछ और ही ख्वाब दिखाते हैं, चाहे कोई भी हो। उसी अगर इख्तिदार संभालते हैं तो कहाँ आवाम है, कहाँ पाकिस्तान। और कराची की जब तक बात है, तो कराची की अगर अभी आपने बात बताई थी कि एमक्यूएम वाले कह रहे हैं कि हमसे पीटीआई वाले ही करे, क्या उन्होंने तो फंड तक नहीं दिया था। कराची को कौन से फंड मिले थे? सड़कें वहाँ की टूटी फूटी पड़ी हुई है। आपको पता नहीं, उन्होंने खुद एग्री किया मीडिया में आके, जी हमें पीटीआई की हुकूमत ने दिया। जी बात है कि वो अगर वो आंखों में जूतों समेत घुसने के लिए आने वाले हैं, तो फिर उनको इसका भी हिसाब देना चाहिए कि अगर फंड इशू किए गए थे तो वो फंड उन्होंने, जबकि पूछा गया एंकर ने कि पीटीआई ने तो आपके मिसिंग पर्सन नहीं ढूंढे, आपके साथ कुछ जो माहिदे किए थे, जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो उन्होंने कहा नहीं फिर भी काम कर रहे थे। मगर पीपल्स पार्टी ने जो हमसे वादे और माहिदे किए कुछ नहीं किया, इशू कर दिए थे। फजूल की बातें कर रहे हैं वो। अब ये तो वही वाली बात है कि आप चक्कर घूम घूम के खाते रहिए, कोई भी करे, जहाँ फायदा नजर आए वहां पर मुड़ जाए, इसके बाद फायदा खत्म हो तो दोबारा उस तरफ मुड़ जाए। इस तरह की बातें अगर जो भी करेगा वो गलत होगा, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो नवाज शरीफ पार्टी हो, चाहे वो एमक्यूएम हो, चाहे कौन सी भी सियासी पार्टी हो। यही हरकतें करने के बाद जो मुल्क का हज़ार अभी ऐसा हो चुका है कि कोई सवाल नहीं कर सकता, कोई जवाब नहीं कर सकता। कोई अगर सवाल करता तो उस पर गद्दारी का लेबल चिपका दो, उसको चुप करा दो, उसको धमका दो, अपने ओहदों से उसका मुंह बंद कर दो। तो ये सारी सिचुएशन पाकिस्तान की खराब है, और अभी मैं मुल्क की सिचुएशन खराब है। तो अल्लाह ताला ने अगर एक आजाद मुल्क दे दे तो उसकी हिफाजत करनी चाहिए। उसके लिए मैं बदुआ तो नहीं कर सकती, हाँ दुआ जरूर कर सकती हूँ कि कुछ ऐसा मौजूदा हो जो मुसीबत में आवाम और मुल्क है वो बाहर निकले इससे, और पाकिस्तान जो है वो रहती दुनिया तक सही तरीके से कायम दायम रहे, दुनिया की नक्शे पर। ये मेरी दुआ है और यही मैं कहना चाहती थी। रहती दुनिया तक पाकिस्तान कायम रहे। आपने बिल्कुल सही कहा। जी जनाब। जी सिस्टर, बात ये है कि इमरान खान का जो नारा था नया पाकिस्तान का, जी, तो मेरी बहन उसके नारा जो नया पाकिस्तान, ये नहीं था कि नया पाकिस्तान
कि पाकिस्तान तोड़ के दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को किया जाए। उसका नारा ये था कि जो खारजा पॉलिसी है वो हम बनाएंगे, कहीं और से बन के नहीं आएगी। उसका ये नारा था कि ये सारा निजाम जो है ये हम चेंज करेंगे, अदालतों को चेंज करेंगे, सही है, कोई गरीब अमीर सब बराबर होंगे। मगर बात वही है ना सिस्टर, असल बात ये है कि कहने को ये चाहिए कि देखिए इमरान खान का नारा सही था, इमरान खान आए थे, एक सोच लेकर आए थे, पर उनके साथ जो काम करने वाले लोग थे वो तो वही पुराने थे, जो जिनके साथ तीन दफा के वज़ीर आज़म रह चुके, उनके साथ वो टीम काम करी थी, वही टीम लेकर आगे बढ़े। रोटी कपड़ा मकान जी, नारा रोटी कपड़ा मकान छीन लो सब कुछ नारा है। वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, वो भी उन्होंने दाव पे लगा दिया। आप देखें वोट को इज्जत देने वाले को भी दाव पे लगा दिया उन्होंने तो अपने नारे को भी। एक वोट पे हुकूमत खड़ी हुई है और उसको कह रहे हैं वोट को इज्जत दो। राइट, आप इससे अंदाजा लगा लें। आप अब बात कह रही है वो एनक्यूएम की कि भाई एनक्यूएम का जो अल्ताफ हुसैन पे अगर उसका मुकदमा है, क्या केसेस बने हुए हैं कि गद्दारी के, तो सिस्टर ये केसेस हमने तो नहीं बनाए, आपने नहीं बनाए। तो एक तरफ आप इदारों को कहती हैं कि जी बिल्कुल सही है, तो उन्हीं इदारों ने केसेस बनाए ना। इसी पाकिस्तान की फौज ने ही उन पे पाबंदी लगवाई है, कोई अदालत ने पाबंदी नहीं लगाई है कि अल्ताफ हुसैन आ नहीं सकता। कि इसमें तो फिर ये बात बोली जाए कि जी फौज जो है वो न्यूट्रल हो ही नहीं सकती है। हमारी पाकिस्तान की फौज सिस्टर कभी जिंदगी में न्यूट्रल नहीं होगी, क्योंकि जितना बजट इनके पास जाता है सिस्टर, पाकिस्तान का पूरा आधा बजट एक तरफ होता है, एक आधा बजट इनके पास होता है। तो बात मैं इस वजह से कह रहा हूँ। तो फिर बताएं ना कि फिर देखें, हम पूरी फौज को नहीं कहेंगे, पूरे एस्टेब्लिशमेंट को नहीं कहेंगे, बहुत सारे फौज के लोग ऐसे हैं जो देखें ना। तो आप अगर हम इस तरह की बातें यहाँ पे बैठ के करेंगे तो जो अब बेचारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को इसमें बड़े फख्र से भेजते हैं मुल्क के लिए काम करने के लिए, कुर्बानी देने के लिए, जो शहीद हो जाते हैं बच्चे। हाँ, हम ये इसलिए वाजे करना चाहते हैं कि लाजमत है, हम जनरल आप जो बात कर रहे हैं तो इसलिए वाजे करना चाहते हैं कि भाई वो अपने बच्चों को भेजते हैं, सारे जिस तरह पांचों उंगलियां बराबर नहीं है। जी जी, कितने फख्र से भेजते हैं। और आप देखें कि शहीद भी इन्हीं के बच्चे बेचारों के होते हैं जो शहीद होते हैं मुल्क के लिए, अपनी कुर्बानी देकर आते हैं। अंदाजा लगाएं कि उनके अंदर कितनी मोहब्बत, कितना जज्बा होता है अपने मुल्क के लिए। पर आप कहाँ चला गया वो मुल्क का जज्बा? इमरान खान जो अभी जो कर रहे हैं वो उसी यूथ को लेकर आ रहे हैं, उसी यूथ को आगे बढ़ा रहे हैं कि मुल्क को संवारने के लिए, मुल्क में खुशहाली लाने के लिए। तो वो उनको चाह रहे हैं कि वो लोग जागे उठे, अवाम निकले, अवाम दे बल्ले को वोट। तो अब आप क्या कहते हैं कि इसके अंदर ये सही है इनका या गलत है? ये मैं सुन, एक सेकंड होल्ड करें। जी हेलो जी। हाँ, बस मैं यही कहना चाहती हूँ सबीना कि तो डे वन से यही कहती हूँ, सारी उंगलियां तो एक जैसी नहीं होती है ना, जैसे बराबर नहीं होती इस तरह सारे लोग और सब लोगों की सोच एक लेवल पे नहीं होती। लेकिन जिन लेवल पे जो सोच थी, तो जब वो बातें उस वक्त की गई थी तो उस वक्त बातों पे कोई कान नहीं धरा गया। तो अब उन बातों का नतीजा ये निकला कि वो बातें बढ़ती चली गई और गेम खेलने के तरीके भी तब्दील होते गए। तो वो गेम खेलने वाले अभी भी वही गेम खेल रहे हैं, अभी भी यही कर रहे हैं। और जहाँ तक नए नारे की बात थी, तो फिर आप ये सोचे ना कि अगर पीटीआई ने दावा किया था नए पाकिस्तान का, आई नो कि वो सिस्टम चेंज करने की बात कर रहे थे, तो आपने किसको वजीर खारजा लगाया? कौन आपका वजीर खारजा रहा? कौन लोगों को आपने ओहदे दिए? उन्हीं लोगों को ओहदे दिए जो पुराने लोग थे। तो आपकी पार्टी में क्या कोई नए लोग नहीं थे, जो नए जहन नहीं थे, या यंगस्टर्स आपके साथ थे? तो कुछ नए लोगों को आगे लेके आने की कोशिश करनी चाहिए थी, क्योंकि अगर नए लोग आते तो अपना नया जहन भी लेकर आते। अब पुराने जहन तो वो साजिशों में जाल बुनने में हमेशा मसरूफ रहे, तो सारी जिंदगी उन्होंने यही किया। तो वो अपनी 70 साल उम्र में आके कि वो उनके जहन बिल्कुल तब्दील हो जाएंगे और सीधे अलिफ होकर बिल्कुल सही दोस्त में काम करने लगते हैं। ऐसा तो कभी भी नहीं होता। जैसा दिमाग होता है इंसान का, सारी जिंदगी वैसे ही रहता है ना, वो वैसे ही उसी हालत में इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। तो 60 या 70 इयर्स की एज जिन लोगों की होती है तो अपने आप को तब्दील तो नहीं कर सकते, वो तो उसी तरीके से रहेंगे। तो ये एक बेसिक गलती थी ना कि नए लोगों को नहीं रखा। जिन लोगों ने काम किया था, बहुत सारे लोगों ने बहुत काम किया था, उनको वो जगह मिली ही नहीं। अगर वो जगह मिलती तो शायद कुछ करने में कामयाब भी होते आप। तो अब भी अगर आप अपनी पॉलिसी बनाएंगे तो इस चीज को तो देखना चाहिए। मुल्क जो है वो, मुल्क की कश्ती तो ऐसे बेचारी इधर से उधर जा रही है और उधर से उधर जा रही है। मुल्क के लोग पहले भी बेहाल थे और अभी भी बेहाल है। पहले एक तबके के साथ ये सब कुछ साजिश की गई थी, तो उस तबके को कोने किनारे लगा दिया गया। अब पूरे मुल्क में किसी बड़े पैमाने पर ये साजिश हो गई है, तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मीडिया पे इतना ज्यादा जो है वो हर चीज को अब कैप्चर कर रहा होता है। तो अब आप कहते हैं कि भाई अब मैं पूरे इदारे को तो गाली नहीं दे रही, ना बुरा कह रही हूँ मैं,
मैं तो बददुआ भी नहीं दे रही, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि जो भी इदारों में ये हरकतें कर रहे हैं उनको इस चीज का जवाब देना चाहिए, क्योंकि आप अपने मुल्क की अब सलामती पर बातें आ रही है कि सियासी पार्टियां अब ये दावे करने लगी कि हम इलेक्शन हारेंगे तो हम पाकिस्तान को तोड़ देंगे। क्यों तोड़ देंगे पाकिस्तान को? आपने पाकिस्तान बनाया था, आपके लोगों ने सिर्फ कुर्बानी दी थी, पाकिस्तान तो इतनी कुर्बानियों के बाद बनाए, कैसे टूट जाएगा पाकिस्तान? और क्यों टूटे कि हम दुआ भी करें या अपने मुल्क से अपने मुल्क से मोहब्बत है तो ये मनुष्य अल्फाज भी हम अपने मुंह से क्यों निकालें? हम कोशिश नहीं कर सकते क्या? अभी तो हमारे हाथ में मामला है, हम कोशिश क्यों नहीं कर सकते? ये जरूरी नहीं है कि बुराई का बदला। क्या मतलब है भाई? अगर आप अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे और लोग आपके साथ खड़े होंगे तो मुल्क भी आगे जाएगा और मुल्क बेहतरी की तरफ जाएगा। क्यों हम ये विश करें कि वो टूट जाएगा और लोग जो है वहाँ के और बदहाल हो जाएंगे? अगर हम यहाँ पे बैठे तो वहाँ लोग जिए मरे, हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे तो हम नहीं कर सकते। हमारे मुल्क के करता धरता लोगों को हम अपना फर्ज अपनी जबान से अच्छे अल्फाज निकाल कर उनको कुछ मैसेज देकर दे सकते हैं, जो कि प्लेटफॉर्म आपने दिया। तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जो लड़ाई है उनको साइड पर रखकर पाकिस्तान के लिए जरा सा सोच लें, क्योंकि पाकिस्तान है तो सारे लोग हैं, सारे तारे सब कुछ है, क्योंकि हमारा होमलैंड तो पाकिस्तान ही है ना। पहले हमारा पाकिस्तान है, फिर हमने यहाँ पर आए तो अब हम कनाडा है, तो हम अपने दोनों मुल्क के लिए खैर पाई का जज्बा भी रखते हैं, दुआ भी करते हैं। और ये बात बस मेंशन करना चाहते हैं कि जिसकी जो गलती हो, जो भी सियासी पार्टी अगर गलती करती है तो हम उस पर निशानदेही करने के लिए, मैं तो एटलीस्ट जो भी गलत कर रहा होगा, चाहे वो शायद इख्तिदार वाली जमातें हो या अपोजिशन हो, मैं उसके ऊपर जरूर आवाज उठाऊंगी कि ये मुल्क और कौम के लिए अच्छा नहीं है और गलत है, ये मैसेज गलत है, ये तरीका गलत है, ये बात गलत है। तो इसके पीछे कार फरमा यही होता है कि मेरा मुल्क जो है वो सलामत रहे और वहाँ के आवाम भी सुकून का सांस ले सके। और हमारे दुनिया के नक्शे पे अगर एक मुल्क हमें इस तरह से मिल गया था तो उसकी कुर्बानी जो लोगों ने, इतने लाख लोगों ने कुर्बानी दी थी, वो कभी रायगा ना जाए। तो हमारे शहीदों को भी सलाम है, हमारी पाक आर्मी के उन जवानों को भी सलाम है जो दिन रात जो है वो सरहदों पे पहरे दे रहे होते हैं, उन माओं को भी सलाम है, और हमारे वतन के एक एक जरे को सलाम है जो उसकी हिफाजत कर रहा है। और उन लोगों से ये इल्तमास है जो अपने ही मुल्कों में आग लगा रहे होते हैं, चाहे वो किसी भी सियासी पार्टी से होते हैं, उसको तोड़ रहे होते हैं, जला रहे होते हैं, पेड़ पौधे पत्ते तक नोच डाले अपने अपने एहतजाज में। जो भी ये करता है वो गलत करता है। ये अपने मुल्क के झंडे जला रहा है, किस दुख से जला रहा है भाई? आपकी रूट कभी खत्म नहीं होती है, पेड़ में पत्ते तो उगाते हैं, मगर पेड़ जो होता है ना वो जड़ों के बगैर कुछ भी नहीं होता। अगर आपकी रूट्स है तो आप है, अगर आपकी रूट्स नहीं है आप कुछ भी नहीं, क्योंकि पत्ते तो पतझड़ में नीचे झड़ जाते हैं दरख्त से, उस पर चिपके नहीं रहते। ये कहना चाहती थी मीना, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, जी 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 सिस्टर जी। अच्छा, बात हो रही है पाकिस्तान टूटने की। जी मैं कहता हूँ कि भुट्टो साहब का जो कारनामा है, मैं नहीं मानता इस बात को, भुट्टो साहब ने पाकिस्तान तोड़ा, मगर लोग जो ये कहते हैं ना कि भुट्टो ने पाकिस्तान तोड़ दिया, मैं एक सलूट पेश करता हूँ जुल्फकार अली भुट्टो को इस बात के ऊपर कि आप जाइए बांग्लादेश और उनसे पूछिए कि वो लोग खुश हैं, अपने मुल्क में नहीं है। तो मेरी बहन, वो तोड़ के भी मैं कह रहा हूँ कि वो लोग खुश नसीब थे कि वो बांग्लादेश चले गए, इस मुल्क से निकल के। फिर वो बात हो रही है अल्ताफ हुसैन की, कि अल्ताफ हुसैन पे गद्दारी का मुकदमा चला, ये हुआ, अल्ताफ हुसैन कहाँ से गद्दार हो गया। तो अभी बहन आके कह रही है हमारे दो मुल्क है, एक पाकिस्तान है और एक कनाडा है ना। आपका मुल्क जो कनाडा है, इसी मुल्क में इसी एमक्यूएम को, अल्ताफ हुसैन ग्रुप को गद्दार करार दिया है, उस पर बैन लगाया हुआ है। तो पहले तो आप ये आप सोच लें कि आपका मुल्क है कनाडा या आपका मुल्क पाकिस्तान है। ये दोनों कश्तियों में पाँव नहीं रख सकती हैं, क्योंकि आपका मुल्क कनाडा ने उन पे पाबंदी लगाई हुई है। तो मैं इतनी बात मैं कहना चाह रहा था। थैंक यू। अच्छा, तो मैं एक बात सुने वो ये अब उनकी बात थोड़ी डिफरेंट तरीके से उन्होंने बयान की। उन्होंने ये कहा कि ये जब आए थे अपना वादा लेकर, अपना पूरा लेके, तो वो नए लोगों को, यूथ को क्यों नहीं लेकर आए? उन्होंने पुराने लोगों के साथ हुकूमत क्यों बनाई? अपनी 3.5 साल हुकूमत क्यों की? तो देखिए जी, क्यों नहीं, सारे लोगों को क्यों नहीं चेंज किया उनको? जी, आपको बता रहा हूँ, इसका वजीर खारजा जो है ना, जैसे आपके शहबाज शरीफ ने 25 साल के लड़के को वजीर खारजा बना दिया ना। वजीर खारजा कोई घर की खेती नहीं होती है, वजीर खारजा की पोजीशन बहुत बड़ी पोजीशन होती है। और शाह महमूद कुरैशी जो है वो नाइब सदर हैं, नाइब चेयरमैन है इस पीटीआई के, तो इसी वजह से उनको बनाया। इससे पहले उनको एक्सपीरियंस है वजीर खारजा का, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत में थे वो, तो वजीर खारजा का उनको एक्सपीरियंस था। इमरान खान ने इस वजह से उनको वजीर खारजा बनाया। वजीर इत्तलात जो थे फवाद चौधरी थे, फवाद चौधरी को क्यों बनाया? तो आप ये देख रहे हैं कि ये 3 दफा के सारे हुकूमतों में रहे हैं, ये सारे शेख रशीद हो गए, फवाद चौधरी हो गए। जी, मैं फवाद चौधरी, मैं आ रहा हूँ ना, मैं सब पे आ रहा हूँ। फवाद चौधरी को इसे बनाया कि वो भी मुशर्रफ दौर में वजीर इत्तलात रह चुके, तो एक तजुर्बेकार टीम लेकर आए थे। वो क्या, अरे वो तजुर्बेकार, जब नया पाकिस्तान बनाने आए थे तो तजुर्बेकार टीम लाने की क्या जरूरत थी? नए लोग लाते, नए दिमाग होते, नए लोग होते तो वो कुछ काम करके दिखाते। इन लोगों ने क्या काम किया?
किसने क्या काम नहीं किया? फवाद चौधरी ने। फवाद चौधरी तो वजीर इत्तलात थे ना, उनका काम तो वो था कि आके बयान देना। आप शाह महमूद कुरैशी की अगर बात कर रही हैं, शाह महमूद कुरैशी ने ही अफगानिस्तान की जंग खत्म करवाई। शाह महमूद कुरैशी ने फलस्तीन वाली वो जो फलस्तीन और इसराइल का मसला था वो खत्म कराया। तो मेरी बहन और क्या करे वो? पाकिस्तान बीच में पड़ा है तो ये अफगानिस्तान से अमेरिकन फौज गई है। आपको भी इस बात का पता ही है ना। इन लोगों ने क्यों नहीं कराया? इन लोगों ने ये 35-40 साल से ये लोग जो थे हुकूमतें कर रहे थे, इन्होंने क्यों नहीं कभी बोले? जब ये तो ये कहते थे डू मोर, पैसा देते रहो। इमरान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट, बस वहीं से बात खराब हो गई। यानी कि ये इमरान जी, तो इमरान खान ने कह दिया। 1 मिनट के लिए और कह दिया, एक और ये कॉलर बताने आई है। जी हेलो। मैं कह रही हूँ शाह महमूद कुरैशी तो खुद जो है वो पीटीआई के सरबराह बनने के ख्वाब देख रहे हैं। आप क्या बात कर रहे हैं? और दूसरी बात आप कह रहे हैं कनाडा ने पाबंदी लगाई तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने उनको जो प्रूफ दिए होंगे उस वक्त तो उनके पास फौरन से प्रूफ निकल कर आ गए थे, उसके बेस पे लगाई। तो आप कैनेडियन गवर्नमेंट से आप चाहते हैं कि मैं लड़ना शुरू कर दूं? तो मैं पीटीआई से ताल्लुक नहीं रखती कि मैं कैनेडियन गवर्नमेंट से भी लड़ना शुरू कर दूं, क्योंकि लोग यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत। ओ भाई, तुम इम्पोर्टेड मुल्क में रहते हो, इम्पोर्टेड मुल्क की शहरियत रखते हो, उसके शहरी हो तुमने होश लिया है मलका का, तो फिर तुम दूसरों को कह रहे हो इम्पोर्टेड हुकूमत। जरा सोचना चाहिए कि अपने मुल्क की साजिशों का जिम्मेदार बाहर के मुल्कों को क्यों ठहराया जा रहा है। हमारे तो मुल्क में ही साजिशों की कमी नहीं है। हमारे तो मुल्क में ही लोग इस किस्म के साजिशी दिमाग लेके पैदा होते हैं, सारी जिंदगी साजिशों के अपने जाल बिछाते रहते हैं, अपना मफाद हासिल करते रहते हैं। वही चक्कर हम यहाँ पे भी आते चला है, तो हमें तो यहाँ नहीं करना चाहिए। ये मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब किसी एक कम्युनिटी के खिलाफ इस तरह की साजिशें रचाई जा रही थी तो उस वक्त तो पूरा मुल्क खामोश था ना। अब सारा मुल्क उठकर ये सवाल कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट को भी जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलत कर रही है तो उसकी गलती का खुलासा आवाम और मुल्क को भुगतना पड़ रहा है। तो इस चीज पर मैं सवाल उठा रही हूँ। बाकी जो भी गलत करता है, जो भी कानून के दायरे से खिलाफ जाके हरकतें करता है, उसके ऊपर बिल्कुल आप बैन लगाए, उसको बिल्कुल आप पूछो, उसको आप अंदर करें जेलों में। मेरा किसी सियासतदान से क्या वास्ता है? मैं तो ये चाहती हूँ मेरा मुल्क तो सिल्क में जाए। और इमरान खान साहब की अगर वुज़रा ने इतनी जबरदस्त कारकर्दगी दिखाई होती तो अभी इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर बैठे हुए होते। ये वही लोग हैं जिन्होंने उनको मरवाया है, ये वही लोग हैं जिन्होंने उल्टे सीधे मशवरे उनको दे करके। बात आपने बिल्कुल सही कही कि वही लोग हैं जिन्होंने इस नतीजे पे पहुंचाया इमरान खान को। ये बातें हमने कितनी दफा की थी और ये डे 1 से हम शो में बात कर रहे थे कि इमरान खान को देखना है, अपनी काबीना के लोग जो है उनके साथ देखना है। गलत काम कर रहे हैं। आपको मैं तो डायरेक्टली नहीं कह रही कि इमरान खान अपने अपनी जेबों में पैसे ठूस लिए, नहीं, लेकिन जो आपके साथ लोग काम कर रहे थे उन्होंने सही काम नहीं किया, उनके वुज़रा ने सही काम नहीं किया। वो जो उनको देखने की जरूरत थी वज़ीर आज़म इमरान खान को, और उनके पास ये आवाज पहुंचाई जा रही थी, बोला जा रहा था। जी, अपना खुद आप अमेरिकन सिटीजनशिप ले रहे हैं, आवाम को आप पता नहीं क्या बेवकूफ बना रहे हैं। तो ये भी तो देखने की बात है ना। इंसाफ की बात करें, राइट। इंसाफ की बात ये है कि आपके वुज़रा ने भी यही हरकत करी थी, जिसकी वजह से आपको सिर्फ इंतजार है। 2 नजर से सिर्फ जो है वो जंगो जदल हो रहा है। तो इस फाइटिंग के अंदर क्या हाल होगा? रास्ता कशी में किसी का कभी लड़ाई झगड़ो रास्ता कशी से ना ही तो कभी मुल्क जो है संभलते हैं, ना ही खड़े होते अपने पैरों पर। बस मैं यही कहना चाहती थी। बहुत शुक्रिया समीना जी जनाब। जी अच्छा, बात हो रही है कि जी कनाडा को पाकिस्तान ने प्रूफ दिए अल्ताफ हुसैन की गद्दारी के, सही है। तो इस वजह से कनाडा ने पाबंदी लगा दी। तो इसका मतलब है कनाडा में भी इंसाफ नहीं है कि वो जो प्रूफ दिए थे वो जाली प्रूफ थे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने जो प्रूफ दिए कनाडा को वो जाली प्रूफ थे। दूसरी बात उन्होंने कही कि जी इम्पोर्टेड हुकूमत आप क्यों बोलते हो? तो मेरी बहन कोई कनाडा या इंग्लैंड जो मलका की वो बात कर रही है, कनाडा और इंग्लैंड ने नहीं कहा है कि इमरान खान ने ये नहीं कहा है कि इम्पोर्टेड हुकूमत, उसका मतलब है अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका वो इन्वॉल्व है। उसने ये नहीं कहा कनाडा और इंग्लैंड इन्वॉल्व है। तीसरी बात कि उन्होंने जो बात अभी आपसे कही कि क्या नाम है इसका, इमरान खान को उनके लोगों ने ही नुकसान पहुंचाया। ये तो हकीकत है, ये तो हकीकत है। क्या मुझे बता दें क्या हकीकत है इसमें मेरी बहन? देखिए आप, ये हकीकत है कि इमरान खान की काबीना में बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उनको गलत मशवरे देते थे, जिसपे इमरान खान चलते थे। इमरान खान को चाहिए सोचना और समझना। वो करना चाहते थे, वो हमेशा नहीं करना चाहते थे। गुलामी को बात छोड़ दी तो बाद में सारा कुछ हुआ। इमरान खान बहुत जी, गुलामी ना मंजूर। इमरान खान ने कहा गुलामी ना मंजूर। अगर आप महंगाई की बात कर रही हैं, आज अवाम याद कर रही है इमरान खान को। वो तो हम महंगाई की देखे, हमने खुद बात की है, देखे कितनी दफा हमने शो में कहा महंगाई महंगाई महंगाई। इमरान खान ने महंगाई पे जब मैंने खुद अपने प्रोग्राम में इतने शो किए, आपको पता होगा, याद होगा। इमरान खान मगर आज जो महंगाई है तो इमरान खान के दौर में बिजली जाती
थी। नहीं, मगर बहुत सारे लोगों ने कहा कि बिजली जाती थी, मगर ना ऐसा लग रहा था हम यूरोप कंट्री में बैठे हैं बहुत थोड़ी देर के लिए। बिजली आ नहीं रही है, पहले जाती थी और आती थी, अब जो है वो आ ही नहीं रही है। जी। फिर किसी ने कहा है ना सिस्टर, न्यूटन को बोला है कि ये जो के इलेक्ट्रिक वाले हैं ना, इनकी बिल्डिंग जो है वो यूरोकाइन में है। आगे आपकी मर्जी, आप मतलब समझी कि इसको भी बम से उड़ा दो। जी 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 इस बिल्डिंग को बम से उड़ा दो, ये भी यूक्रेन में है। मेरी बहन, ये हुकूमत कभी कुछ नहीं कर पाएगी, ये सिर्फ मफाद परस्त टोला आया है। इसका एक ही हल है, साफ इलेक्शन करा दो, इमरान खान को वापस ले आओ। कम से कम 15 साल, मैक्सिमम 15 साल के अंदर आप देख लीजिएगा पाकिस्तान कहां से कहां निकल चुका हो। 15 साल कह रहे हैं, 15 साल का मौका दिया जाए। रुक जाए एक सेकंड। जी हेलो जी। हाँ समीना, मैं भी वेट करना चाहती हूँ कि बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ ऐसे में कि ये मैंने इनके मुंह से बात सुनी, तो शायद मैं इसको समझने की कोशिश करूँ कि इम्पोर्टेड हुकूमत से मुराद सिर्फ अमेरिका है। तो ये तो उन्होंने मुझे बिल्कुल नई बात बताई, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे ये बात नहीं पता थी। मैं तो समझती थी सारी दुनिया के अवाम ने मिलकर साजिश की है, शायद इमरान खान साहब का ये मानना है जिसकी वजह से इम्पोर्टेड हुकूमत का नारा लगाया जा रहा है। और जहाँ तक मेरे भाई ये कह रहे हैं कि पाकिस्तानी हुकूमत ने जो प्रूफ दिए थे वो झूठे थे, तो मेरे भाई जिन लोगों को आज आप गालियां दे रहे हैं कि इन लोगों ने मुल्क का ये हाल कर दिया, तो अल्ताफ हुसैन के खिलाफ भी जब मेरे ख्याल से प्रूफ दिए गए थे, तो यही लोग हुक्मरान थे, इन्हीं लोगों की हुकूमतें थी और इन्हीं लोगों के पास इख्तियार और इख्तियार दोनों ही था। तो ऑब्वियसली जो है वो फिर आप सोच सकते हैं कि कौन से किस्म के प्रूफ जो है वो प्रोवाइड किए गए होंगे। और तीसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके वजह की वजीर पेट्रोलियम जो उनके नदीम बाबर थे, उन्होंने क्या किया था, कितनी देर में उन्होंने टेंडर भरे थे, जिसकी वजह से कितनी ज्यादा पेट्रोल का तमाशा शुरू हुआ था। बिजली की भी जो जाहिर है बिजली की पैदावार की जाती है तो बिजली लोगों को हासिल होती है। अब 2 महीने के अंदर इन हुकूमत ने आगे क्या किया होगा, ये तो पुरानी चीजें ही चल रही है ना, जिसकी वजह से आवाम भुगतने पे मजबूर है। तो मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि यार इनको भी इख्तियार नहीं संभालना चाहिए था, इन्होंने क्यों इख्तियार संभाला था। मेरी समझ से बाला करे ये बात आप करते ना, आप जो है वो इलेक्शन करवाते, आप कहते ठीक है हमने गिरा दी थी हुकूमत, अब आप इलेक्शन करवाएं, इलेक्शन में लेके जाते जिनकी भी जो भी मंशूर है और आवाम किसको मुंतखब करके लेके आती है और किस तरह मुल्क का सिस्टम चलता है। तो ये सारे लोग पहले से खराब थे, तो इन लोगों के सबूत और प्रूफ पे आप कैसे भरोसा कर रहे हैं। आज आप कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो खुद भी हरकतें कर रही है, तो एस्टेब्लिशमेंट में आपको पूरा प्रूफ है कि पहले उसने बिल्कुल सही हरकतें की होंगी, ऑब्वियसली जो खराब होगा वो पहले भी खराब होगा। तो यही बात आ रही है, जिस पार्टी से लोग फरार होकर आए हैं तो बहुत सारे लोग तो अपने मतलब के लिए पार्टियों के साथ जुड़ जाते हैं, लेकिन वो अपने जाती मफादात भी तो हासिल कर रहे थे ना। पैरासाइट का तो काम ही होता है, पौधों के साथ लग जाता है वो, तो बस वो फिर अपना फायदा देख रहा होता है। तो इमरान खान साहब की सबसे पहली गलती यही थी कि उन्होंने ऐसे लोगों को अपने करीब रखा कि जिनके लिए वो जो लोग उनकी पार्टी में शामिल हुए थे वो ठीक है वो नए थे, उनको करना नहीं आ रहा था, लेकिन उनके पास कुछ नए जहन तो होंगे ना। क्या अच्छे लोग नहीं थे उनके पास? अभी आप मुझे बताइए कि क्या अच्छे जहन नहीं होंगे? अच्छे दिन हम लोग ये कहा जाता है कि पीटीआई में सिर्फ इमरान खान है, तो इमरान खान साहब के पास नेक्स्ट कौन है? फिर पार्टी खत्म हो जाएगी क्या? तो आपने अपने लोगों को तैयार भी नहीं किया, आपने लोगों को आगे भी नहीं लेके। कितने सारे जो यंगस्टर्स इनके साथ पे काम करते थे, आपको नहीं पता शायद कि मैं भी पहले, मेरा भी ताल्लुक पीटीआई से, मैंने पहले भी बताया था आपको, तो आप उसके ऊपर बड़े जज्बाती होके लड़ाई कर रहे थे। लेकिन बात यह कि जब आप नए लोगों को लाने का वादा करते हैं और जब आप इख्तियार में आ जाते हैं तो फिर आप उन्हीं पुराने लोगों को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो उसका नतीजा तो आपने देख ही लिया ना। आप शेख रशीद की बात कर ले, वो तो अपने आप को बचाने में लगे हुए हैं। एक सेकंड होल्ड करें। शेख रशीद को देख लें, वो अपने आप को बचाने के लिए। जी समीना, जी सारी ये है कि इमरान खान की हुकूमत बेहतरीन चल रही थी। आप किसी भी एंगल से ले लें, कुछ उजरा की होगी कि इतना अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, तो इमरान खान ने उसको भी एक्सेप्ट किया कि हाँ, इमरान खान एक वो लीडर है जो अपनी गलतियों से सीखता है। ये वो लीडर नहीं है जो 40 साल आपके मुल्क पे जो हुक्मरान रहे और उन्होंने अपनी गलतियों से कुछ भी ना सीखा और वहीं से शुरू किया जहां से वो गलतियां करते आ रहे थे। जी 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 मैं इनको भी ले लूं, उनका भी मैसेज ले लूंगी। जी जी आपके मुल्क में मतलब मैं तो ये देखा हूँ कि जमीन और आसमान का फर्क है। पहले दवाइयों पे बात होती थी कि पैरास्टामोल तक नहीं मिल रही, और पहले ये बात होती थी कि ये महंगाई वो महंगाई, पूरा मतलब शुरुआत महंगाई से होती थी। अभी मुझे मैसेज आ रहे हैं बहुत ज्यादा कि हमें अपने मुल्क से बहुत अफसोस है और हम बहुत रो रहे हैं, तो हमारा दिल नहीं चाह रहा कि हम क्या बात करें आके। जी मैं आपके प्रोग्राम में फोन क्यों नहीं कर रहा हूँ कि मुझे नफरत हो गई ऐसे इस्लामी मुल्क पाकिस्तान से कि जिसमें इस तरह। मेरे पास भी अभी टेक्स्ट मैसेजेस भर के आए लोगों के कि हमारा प्रोग्राम हम देख रहे हैं, आपका बहुत अच्छा लग रहा है। जी मेरी एक सेकंड बात तो सुने। अभी बहन आके कह रही थी कि जी इमरान खान के लोग कौन से ऐसे लोग थे। मेरी बहन एक का मुझे नाम बता दें जिसपे ये 2.5 महीने 3 महीने हो गए इस हुकूमत को, किसी ने एक ने
फर्दे जुर्म आयद होने के बाद भी इसहाक डार तो जुलाई में आ रहे हैं मुल्क के अंदर। एक का नाम तो मुझे आप बता दें, किसी एक का नाम तो बता दें कि जिसपे करप्शन आई हो, जिसपे आई थी इमरान खान ने उसको किक मार के बाहर कर दिया जहांगीर तरीन को। मगर वही बात मैं आपसे कह रहा हूँ, अब बात हो रही है एमक्यूएम की। यही नसीर बाबर था, नसरुल्लाह बाबर था पीपी का, उसने चुन के एमक्यूएम के लड़कों को मारा है। उन माओ से पूछें, आज आप जो उनसे मुआहदा करके बैठे हुए एमक्यूएम वाले, लानत ऐसी एमक्यूएम के ऊपर कि जिनको उन लड़कों का ख्याल नहीं है कि कितने लड़के उनको शहीद कर दिए गए, और ये बहन आके एमक्यूएम को भी साथ लेके चल रही है, पीपल्स पार्टी को भी साथ लेके चल रही है। एक साल में 35-40 स्ट्राइक, बोरीबंद लाशें, नोगो एरिया, और इसके अलावा और क्या, अपने लोगों को लूट लिया, पेट्रोल पंप लूट लिए, इदारों के अंदर करप्शन, इदारों के अंदर भर्तियां, एएमसी को खत्म कर दिया, केडीए को खत्म कर दिया, और कौन कौन से गिनवाऊं आप उनके कारनामे एमक्यूएम के तो वो कारनामे हैं कि पर्चियां जाती थी 25 लाख चाहिए, अगर नहीं जब मिलेगा तो उसको मार दिया जाता था। अपने ही लोगों, ये वो जमात बनी जो अपने ही लोगों की कातिल बनी, अपने ही लोगों की लूट मार करने वाली बनी। इसने क्या दिया? एक वक्त वो था कि यकीन करें ये एमक्यूएम चाहती तो क्या कुछ नहीं महाजरों के लिए कर सकती थी, पर कुछ नहीं किया एमक्यूएम ने। हैदराबाद, कराची, बड़े शहर अल्ताफ हुसैन के नाम पे चलते थे, हमने देखा है। सही कह रहे हैं आप, बड़े बड़े शहर अल्ताफ हुसैन के नाम से चलते थे। जी मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप मुझे कह रहे हैं कि मैं एमक्यूएम को साथ लेके चल रही हूँ, किस खुशी में मैं एमक्यूएम को, अब एमक्यूएम को तो इमरान खान साहब साथ लेके चल रहे थे, जरा उनसे सवाल करें आप, इख्तिदार की कुर्सी पे वो बैठे थे, मैं नहीं बैठी हुई हूँ। लेकिन जो सही बात है आप करेंगे नहीं ना, क्योंकि आप करना नहीं चाहते, आप सुनना नहीं चाहते, आप समझना नहीं, आप कहते सिर्फ ज्यादती आपके साथ हो रही है, तो पूरी पीटीआई के साथ ज्यादती हो गई है। आप उस पीटीआई की मोहब्बत में पाकिस्तान को भी गालियां निकाल रहे हैं, तो मेरे भाई ऐसी मोहब्बत मुझे नहीं है अपने किसी लीडर से कि मैं अपने मुल्क पाकिस्तान को गालियां निकालना शुरू कर दूं। सर आंखों पे है मेरे पाकिस्तान, और उसका नाम पाकिस्तान है, और इंशाल्लाह वो रहती दुनिया तक कायम दायम भी रहेगा। तो अगर मैं उसके लिए दुआ दे रही हूँ तो आपको क्यों बुरा लग रहा है? मैंने तो नहीं कहा कि मैं पीपल्स पार्टी के साथ जा रही हूँ या मैं किसी और जमात के साथ जा रही हूँ, मैं अपने मुल्क के लिए बात कर रही हूँ, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए बात कर रही हूँ। तो मेरी बात को आप इस तरह से समझने की कोशिश करेंगे तो शायद आपको समझ में आए। मैं अपने मुल्क को गाली नहीं दे सकती, चाहे कोई भी लीडर हो उसके अंदर, क्योंकि वो यकीनन देखें लीडर कोई भी, और लीडर आते, देखें एक बात सुने, लीडर आते, देखें लीडर, एक सेकंड, लीडर आते जाते रहते हैं, मगर मुल्क तो इसी तरह कायम रहेगा और दायम रहेगा जो इतना प्यारा मुल्क मिला है। जी हेलो जी, सलाम समीना बाजी। वालेकुम सलाम। टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल खुदाफिज कहने वाली हूँ। कल आप टाइम पे एक सेकंड का दे दे मैसेज, इसलिए टाइम ऑलरेडी खत्म हो गया। इतने मसले हैं पाकिस्तान के, उनका एक हल है, 1500 आदमियों को लटका दिया जाए। चले ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। तमाम कॉलर का शुक्रिया अदा करते हैं जो आज प्रोग्राम में शामिल हुए। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह आप लोग जल्दी आया करें, 9 बजे स्टार्ट होता है प्रोग्राम, 9 से 11 बजे तक। लास्ट में मेरे पास इतने सारे टेक्स्ट मैसेजेस आ रहे थे कि जी क्या बात करें, बात करें, आके अपना राय दें, अपनी ओपिनियन दें, उसके बाद अच्छा लगता है कि आप लोग की भी राय जाती है। चलें जी, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहें, मुस्कुराते रहें, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अगर जिंदगी रही इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।